वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर और अधिक कहानियां खोजें। लिन शेन को पागलों की तरह आकाश में असुर भूत को कोड़े मारते हुए देखकर बिंगलिया ने धीरे से कहा, यह आदमी तो बहुत ही ज्यादा बेवकूफ़ी भरा है। फैंग फेटियन और हुआंग फेइवू जैसे अन्य लोगों ने गहरी भावनाएं व्यक्त की। यह असुर भूत था जिसे 1 दर्जन से अधिक लोगों की संयुक्त शक्ति भी नहीं हरा सकती थी, फिर भी लिन शेन था जो इसे अपने दम पर संभाल रहा था। ये बेतुकापन था जो अधिक बेतुकेपन के लिए द्वार खोल रहा था और इसे घर तक ले जा रहा था। सभी ने एक दूसरे को अजीब निगाहों से देखा। जब उन्होंने लिन शेन को बीच हवा में असुरभूत को बुरी तरह से पीटते हुए देखा, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या सिर्फ देखना है या ऊपर जाकर मदद करनी है। वे युद्ध गीत का जाप करना भी भूल गए। वे भूल गए थे, लेकिन लिन शेन भूल नहीं गया था और व्यस्त था। वह असुरभूत पर प्रहार करते हुए युद्ध गीत का जाप कर रहा था। आसमान इतना विशाल, धप। खेत इतने विस्तृत, धप। मैं, पिता, धप। मेरा सारा जीवन, धप। सबसे जंगली, धप धप। लिन शेन को एहसास हुआ कि उसे मारने में मजा आ रहा था, लेकिन असुरभूत का घायल शरीर तेजी से ठीक हो रहा था। डेथ पाउडर के कारण होने वाली चोटें उसके स्वयं ठीक होने की दर से अधिक तेज नहीं थीं। ये काम नहीं करेगा, लिन शेन ने सोचा और उसने मौत का पाउडर फेंक दिया। डेथ पाउडर का शरीर हवा में तेजी से फैल गया, तुरंत एक विशालकाय प्राणी में बदल गया, रूबी क्रश की तरह मुंह खोला और असुरभूत के शरीर को एक ही घूंट में निगल लिया। तभी डेथ पाउडर के मुंह से चटकने और कुरकुराने की आवाज आई, जिससे सभी के दांत खट्टे हो गए। एड्स बाय पब फ्यूचर। तभी लोगों को एहसास हुआ कि लिन शेन के हाथों में जो अजीब लचीला लेकिन कठोर हथियार था, वह वास्तव में एक पालतू जानवर था। क्या वह चीज पालतू है? कई लोगों ने असमंजस में पड़कर पूछा। फैंग फेयन और हुआंग फेवू भी सवालों से भरे हुए थे। वे हैरान थे कि लिन शेन, अगर वह वास्तव में एक आरोही था, तो वह निर्वाण स्तर के पालतू जानवर का उपयोग कैसे कर सकता था? ये किस तरह का पालतू जानवर है? यह इतना शक्तिशाली कैसे है? बिंगलिया ने विशाल आकार के डेथ पाउडर को देखा, उसकी आंखें ईर्ष्या से भरी हुई थीं। बहरहाल, अब सभी ने राहत की सांस ली। असुरभूत के नीचे जाने से उनका जीवन अंततः सुरक्षित था। लिन शेन ने देखा कि मृत्यु पाउडर ने असुरभूत के शरीर को कुचल दिया और निगल लिया और उसके दिल से भार उतर गया। उसने डेथ पाउडर को याद करने के लिए हाथ भी नहीं बढ़ाया था कि वह अपने आप उसकी ओर उड़ाया। उड़ान के दौरान उसका शरीर लगातार सिकुड़ रहा था और अंततः एक पेट कैप्सूल में बदलकर उसकी हथेली में आ गिरा। वह फिर से निर्वाण में चला गया है। लिन शेन पेट कैप्सूल को पकड़े हुए बस ये जानता था कि यह फिर से निर्वाण में चला गया था। लिन शेन ने पाया कि वह डेथ पाउडर पर अधिकाधिक निर्भर हो गया है। लगभग हर बार जब भी उसका सामना किसी दुर्जय शत्रु से होता था, तो ये डेथ पाउडर ही होता था जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था और हार को जीत में बदल देता था। इस बार असुरभूत का अंडा प्राप्त करने के बाद, एक बार फूट जाने के बाद, मुझे अब डेथ पाउडर पर इतना निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, लिन शेन ने मन ही मन सोचा। डीएस बड़ी और बिंगलिया लिन शेन से मिलने आए। बिंगलिया ने लिन शेन को अंगूठा दिखाया। शेन, यह अभी भी तुम हो। व्यक्ति मजबूत है और पालतू जानवर उससे भी ज्यादा मजबूत है। बिंगलिया की नज़र में लिन शेन द्वारा असुरभूत को हराना मुख्यतः डेथ पाउडर की बदौलत था। एड्स बाय पब फ्यूचर। ऐसा सिर्फ बिंगलिया ने ही नहीं सोचा था, बल्कि फैंग फाइटियन और अन्य लोगों ने भी ऐसा ही सोचा था। इतना शक्तिशाली पालतू जानवर, जिसे उनके शक्तिशाली कुलों का गौरव भी कहा जाता है, उसे प्राप्त करने में उन्हें भी संघर्ष करना पड़ेगा। वास्तव में ऐसा ही हुआ। डेथ पाउडर ने वास्तव में एक प्रमुख भूमिका निभाई, लेकिन क्या यह अपने आप असुरभूत को मार सकता था? यह अभी भी एक प्रश्न चिन्ह था। बलि प्रभामंडल और एक्यू पॉइंट सीलिंग जीत के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण थे, बस अन्य लोग अग्नि बीज क्षमताओं को समझ नहीं पाए। लिन शेन, अगर एक दिन आपको सेलेस्टियल रेस में रहना अच्छा नहीं लगेगा, तो फीनिक्स कबीला हमेशा आपका स्वागत करेगा। फैंग फाइटियन और हुआंग फेइवू ने पास आकर ऐसा वाक्य कहा। अगर लिन शेन पक्ष बदलना चाहता है, तो हमारे रिश्ते को देखते हुए वह मेरे स्नो कबीले में शामिल हो जाएगा। तुम्हारी बारी कब आएगी? बिंगलिया ने स्पष्ट रूप से कहा। फैंग फीटियन ने बिंगलिया को नज़रअंदाज कर दिया और लिन शेन से उसका संपर्क नंबर मांगा। ये जानते हुए कि आसपास बहुत से लोग थे और शोर था, फैंग फीटियन ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। संपर्क नंबर प्राप्त करने के बाद उसने चुपके से लिन शेन को एक संदेश भेजा। यदि आप अपने पास मौजूद असुरभूत पालतू अंडे बेचना चाहते हैं, तो मुझसे कभी भी संपर्क करें और आप अपनी कीमत बता सकते हैं। पालतू अंडे हम तीनों के हैं, मुझे अभी उन्हें संभालने का अधिकार नहीं है, लिन शेन ने एक संदेश के साथ उत्तर दिया। कोई चिंता नहीं, जब भी आप उन्हें बेचना चाहें, बस मुझसे संपर्क करें और मैं गारंटी देता हूं कि आप कीमत से संतुष्ट होंगे। इसके अलावा, यदि आप उस पालतू जानवर को बेचना चाहते हैं जिसका आपने अभी उपयोग किया है, तो कीमत असीमित होगी। फैंग फीटियन ने एक और संदेश भेजा। इस बार लिन शेन ने कोई जवाब नहीं दिया और डीएस बड़ी और बिंगलिया के साथ घोस्ट गेट स्टार छोड़ने से पहले सभी का अभिवादन किया।
लिन शेन का पालतू जानवर बहुत शक्तिशाली है। अब जब उसने असुरभूत पालतू जानवर प्राप्त कर लिया है तो वह निर्वाण स्तर के भीतर एक अपराजय शक्ति बन सकता है। हुआंग फेइवू ने उनके पीछे हटने वाले आकृतियों को देखा, उसका चेहरा ईर्ष्या से भरा हुआ था। एड्स बाय पब फ्यूचर, क्या तुम सच में विश्वास नहीं करते कि वह सिर्फ उस पालतू जानवर की मदद से असुरभूत को मारने में कामयाब हो गया? फैंग फीतियन ने आंखें सिकोड़कर पूछा। क्या ये सच नहीं है? हुआंग फेइवू ने आश्चर्यचकित होकर रुककर उलझन में फैंग फेतियान को देखा। कम से कम पूरी तरह से नहीं, फैंग फीतियन मुस्कुराया और कहा, अगर मुझे उसके और उस पालतू जानवर के बीच चुनना पड़ा तो मैं उसे चुनूंगा। तुम उसके बारे में इतना अच्छा सोचते हो? हुआंग फेइवू और भी अधिक आश्चर्यचकित था। ये सिर्फ उच्च सम्मान नहीं है, यह अत्यंत उच्च सम्मान है, फैंग फीतियान ने गंभीरता से कहा। दुर्भाग्य से मैंने सुना है कि वह सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट का डीन है और तियांशु द्वारा अत्यधिक पसंद किया जाता है। यह असंभव है कि वह हमारे फीनिक्स कबीले में शामिल होने के लिए सेलेस्टियल रेस को छोड़ देगा, हुआंग फेइवू ने आह भरी। यह जरूरी नहीं है कि यह सच हो। सेलेस्टियल रेस एक ऐसा कबीला है जो रक्त रेखाओं पर बहुत जोर देता है और बाहरी लोगों के प्रति दोस्ताना नहीं है। लिन शेन जितना बेहतर प्रदर्शन करेगा, सेलेस्टियल रेस में उसकी स्थिति उतनी ही मुश्किल हो सकती है। हो सकता है कि हमारे पास पूरी तरह से मौके न हो, फैंग फीतियन ने हंसते हुए कहा। हमें बस उसके साथ अच्छे संबंध बनाए रखने, एक अच्छी छाप छोड़ने, उसे कुछ समय देने और सेलेस्टियल रेस को कुछ समय देने की ज़रूरत है। शायद भविष्य में अप्रत्याशित लाभ होगा। घोस्ट गेट स्टार छोड़ने के बाद लिन शेन और उसके साथियों को एक एकांत जगह मिली, जहां लिन शेन ने वह सब कुछ निकाल लिया जो उसने हासिल किया था। ये केवल 3 पालतू अंडे थे, असुर भूत और उसके जीवन आधार को मृत्यु पाउडर द्वारा निगल लिया गया था और एक बाल भी नहीं बचा था। लिन शेन ने कहा, हमारे पहले हुए समझौते के अनुसार हम में से प्रत्येक को एक पालतू अंडा मिलेगा। इस बार मैं ज़्यादा मदद नहीं कर पाया क्योंकि तुमने अकेले ही स्थिति को बदल दिया। मैं अपने हिस्से के पालतू अंडों को छोड़ दूंगा। डीएस बड़ी ई ने अपना सिर हिलाया। बिंगलिया ने जल्दी से कहा, डीएस बड़ी ई सही है। हमारे बिना, आपकी और आपके पालतू जानवर की क्षमताओं के साथ, आप अभी भी पालतू अंडे सुरक्षित कर सकते थे, वे सही मायने में आपके होने चाहिए। जैसा कि फैंग फाइटियन ने पहले सुझाव दिया था, आप इस पर विचार कर सकते हैं। यदि आप सेलेस्टियल रेस में खुश नहीं हैं, तो मैं और स्नो कबीला दोनों आपका स्वागत करते हैं। हम गारंटी देते हैं कि हमारे साथ आपकी स्थिति सेलेस्टियल रेस की तुलना में अधिक होगी और लाभ निश्चित रूप से वहां से बेहतर होंगे, वहां से अधिक आरामदायक होंगे। लिन शेन ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन काले और सफ़ेद रंग के पालतू अंडे को उठाया और जाने के लिए मुड़ा। हमारे पहले के समझौते के अनुसार मैं पहले चुनूंगा। क्या आप दोनों अभी भी अपना चाहते हैं? आप खुद तय कर सकते हैं। डीएस बड़ी ई और बिंगलिया लिन शेन को रोकना चाहते थे, लेकिन वह पहले ही आकाश में उड़ गया था और एक पल में गायब हो गया। ऐसा व्यक्ति सेलेस्टियल रेस जैसी ज़ेनोफोबिक जगह में बर्बाद हो जाता है। उसे वास्तव में मेरे स्नो कबीले में शामिल होना चाहिए, क्या आपको नहीं लगता? बिंगलिया ने अफसोस जताते हुए कहा। मुझे लगता है कि वह सुप्रीम कबीले के लिए बेहतर होगा, डीएस बड़ी ई ने हल्के से कहा। एक पालतू अंडा उठाया और जाने के लिए खड़ा हो गया, जिससे बिंगलिया अकेला स्तब्ध होकर वहीं रह गया। डीएस बड़ी ई ऐसा व्यक्ति समूहों और गठबंधनों का न्याय करता है। शेन तुरंत विशाल रिंग स्टार के पास लौट आया और आधे सफ़ेद आधे काले असुरभूत पालतू अंडे को ऊष्मायन कक्ष में रख दिया। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर से जुड़े रहें। डेथ पाउडर और सैक्रिफिशियल हेलो पर अब भरोसा नहीं किया जा सकता था। इस दौरान लिन शेन ने कहीं जाने की कोई योजना नहीं बनाई, बल्कि मानव निर्माण योजना को लागू करने के लिए तियानजुन में छिपने का फैसला किया। लिन शेन ने लिन मियाओ के साथ एक निजी बातचीत की, जिसे इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी कि लिन परिवार में कुछ मिश्रित रक्त वाले बच्चे हों। जब तक वे लिन परिवार के खून के हों, वह उन्हें स्वीकार कर लेगी। दुर्भाग्य से तियानशुन की ओर से अभी तक कोई हलचल नहीं हुई थी, लेकिन आधा सफ़ेद आधा काला असुरभूत पालतू अंडा सबसे पहले फूटा। जब लिन शेन ने पालतू अंडे की सतह पर दरारें देखीं, तो वह ऊष्मायन कक्ष के पास ही रुक गया और एक दिन से अधिक समय तक इंतजार किया, जब तक कि उसने अंडे पर दरारें पूरी तरह से खुली नहीं देखीं। ये वाकई अजीब था। एक बार दरारें दिखने के बाद वे लगातार बढ़ती गईं, लगभग पूरे अंडे को टेम्पर्ड ग्लास के टुकड़े की तरह ढकने लगीं, जब तक कि एक जोरदार धमाके के साथ वह पूरी तरह से टूट नहीं गया। टुकड़ों में से एक छोटी सी आकृति उभरी, जिससे लिन शेन, जो ध्यान से देख रहा था, थोड़ा चौंक गया। लिन शेन ने मूल रूप से सोचा था कि इस असुरभूत पालतू अंडे से निकलने वाला प्राणी आधा सफ़ेद आधा काला होगा, जो असुरभूत राजा और असुरभूत रानी का संयोजन होगा। लेकिन अब उन टुकड़ों के बीच में एक छोटा बच्चा बैठा था, जिसका शरीर कोमल और बर्फ की तरह सफ़ेद था, जिसके 2 काले सींग और लंबे काले बाल थे। एक हाथ में छोटा खाने का चाकू और दूसरे हाथ में छोटा कांटा था। वह स्वयं बुद्ध की तरह पैरों पर पैर रखकर बैठा था। मुट्ठी के आकार का, गरिमा में दिखने वाला असुरभूत शिशु, जिसका चेहरा देवदूत जैसा था, अजीब तरह से प्राचीन बुद्ध की छवि को प्रतिबिंबित कर रहा था।
पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लिन शेन ने उसे देखा और असुरभूत शिशु अपनी काली और सफ़ेद आंखों के साथ लिन शेन को भी देख रहा था। यह एहसास होने पर कि क्या हो रहा था, लिन शेन बहुत खुश था। उसने व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया था कि असुरभूत का ये रूप कितना शक्तिशाली था और अब एक ही हैच होना बहुत अच्छा था। लिन शेन असुरभूत बच्चे को अंडे के छिलके के टुकड़े खाने से रोकने वाला था, लेकिन बच्चा हिला नहीं, बस वहीं बैठा लिन शेन को देखता रहा। असुरभूत बच्चे ने उम्मीद के मुताबिक व्यवहार नहीं किया। जब लिन शेन सोच रहा था कि क्या करना है, तो बच्चे ने अपना मुंह खोला और काले और सफ़ेद रंग से बनी जेडपेट की चाबी थूक दी। पालतू चाबी सीधे लिन शेन की ओर उड़ी, जो कुछ हद तक अचंभित था, लेकिन शुक्र है कि उसकी सजगता इतनी तेज थी कि उसने उसे पकड़ लिया। चाबी थूकने के बाद असुरभूत बच्चे ने लिन शेन की अनदेखी की, छोटे कांटे से अंडे के छिलके का एक टुकड़ा छेदा और उसे अपने छोटे से मुंह में ले आया। फिर उसने धीरे धीरे और व्यवस्थित तरीके से चबाना शुरू किया और एक ऐसा स्तर दिखाया जो एक वयस्क भी हासिल नहीं कर सकता। लिन शेन ने देखा कि असुरभूत शिशु ने एक एक करके अंडे के छिलके के टुकड़ों को शालीनता और धैर्य के साथ खाया। कुछ बड़े टुकड़ों को, जिन्हें बच्चा एक बार में नहीं खा सकता था, उसने दूसरे हाथ में छोटे चाकू का उपयोग करके उन्हें अपने छोटे से मुंह में फिट होने लायक आकार में काटा तथा फिर कांटे का उपयोग करके उन्हें अपने मुंह में डाला। जैसे जैसे अंडे के छिलके के टुकड़े लगातार खाए गए, असुरभूत शिशु का शरीर बढ़ने लगा। सभी सीप के टुकड़े खाने के बाद बच्चा 3 या 4 साल के बच्चे के आकार का हो गया था और उसका शरीर धीरे धीरे एक काले पदार्थ से ढक गया था जो अंदर से रिसकर एक काले कवच का निर्माण कर रहा था। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? असुरभूत शिशु ने खाना खत्म करने के बाद पूछा और खड़ा हो गया। उसके हाथों में चाकू और कांटा कणों में बदल गए जो उसके शरीर में विलीन हो गए और जैसे ही उसने लिन शेन की ओर देखा, वे गायब हो गए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पहले से ही कुछ हद तक चकित, लिन शेन असुरभूत बच्चे के शब्दों से हैरान रह गया और आश्चर्य से अपने विचारों को इकट्ठा करने के लिए संघर्ष कर रहा था। यह आदमी बात कर सकता है। लिन शेन असुरभूत बच्चे को देखकर अचंभित रह गया। लिन शेन के पास अन्य मांस और खून वाले पालतू जानवर भी थे, लेकिन असुरभूत शिशु की तरह मानव भाषा बोलने वाला एक पालतू जानवर वास्तव में पहली बार था। शियाओए और शियाना, हालांकि वे भी मानव ही प्रतीत होते थे, मांस और रक्त से बने हुए, लेकिन बोलने में सक्षम नहीं लग रहे थे। असुरभूत जिसे मौत के पाउडर ने निगल लिया था, वह भी बोल नहीं सकता था, तो उसका बच्चा वास्तव में मानव भाषा क्यों बोल सकता है, और इसके अलावा जन्म से ही बोल सकता है? ये बहुत वैज्ञानिक नहीं था। असुरभूत शिशु का स्पष्ट रूप से लिन शेन के साथ विज्ञान पर चर्चा करने का कोई इरादा नहीं था। वह उठकर लिन शेन के पास गया और एक शांत, वयस्क तरीके से अपना हाथ आगे बढ़ाया। यदि आप मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहते हैं, तो मेरी पालतू चाबी मुझे वापस दे दें। किसने कहा कि मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाऊंगा? लिन शेन ने असुरभूत बच्चे को उत्सुकता से देखा और पूछा, क्या तुम स्वेच्छा से मुझे अपना स्वामी स्वीकार करोगे? क्या तुम दिमाग से बीमार हो या मैं दिमाग से बीमार हूं? असुरभूत बच्चे ने तिरस्कारपूर्वक अपने होठों को सिकुड़ते हुए कहा, तुमने मेरे उत्तराधिकारी को मार डाला और फिर मुझे छीन लिया। मुझे तुम्हें अपना स्वामी स्वीकार करने के लिए दिमागी तौर पर क्षतिग्रस्त होना पड़ेगा। क्या मैं उस तरह का मूर्ख दिखता हूं जो बिना सोचे समझे अपनी आज़ादी छोड़ देगा और अपने अपहरणकर्ता को अपना पिता मान लेगा? बिल्कुल नहीं, लिन शेन ने सिर हिलाते हुए एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ कहा। उसने पाया कि यह पालतू जानवर वास्तव में कुछ ऐसा था जिसे वह ठीक से समझ नहीं पाया था। अभी तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो, इसलिए मेरी जिंदगी तुम्हारे हाथों में है। इसलिए तुम जो भी मुझे करने को कहोगे, ठीक है, चाहे तुम मेरे गुरु बनना चाहो या मेरे पिता, ये तुम पर निर्भर है। लेकिन एक दिन जब मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हो जाऊंगा तो मैं तुम्हें मुझे पिता कहने पर मजबूर कर दूंगा, असुरभूत शिशु ने कहा, जैसे कि वह दुनिया की सबसे सामान्य बात कह रहा हो। लिन शेन नाराज नहीं था और उसने बच्चे को दिलचस्पी से देखा। क्या तुम अपने माता पिता का बदला नहीं लेना चाहते? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सबसे पहले, हम असुरभूतों में माता पिता की अवधारणा नहीं है। हमारे पास केवल उत्तराधिकारी हैं। दूसरा, मैं उनका बदला क्यों लूं? अगर वे पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं थे और मारे गए, तो इसका कारण यह है कि वे बहुत कमज़ोर थे। तीसरा, भले ही मैं तुम्हें देखने में बहुत अप्रिय पाता हूं, क्योंकि तुम मुझे मारने की योजना नहीं बना रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें भी नहीं मारूंगा। चौथा, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें गुरु के रूप में स्वीकार करूं, लेकिन जब मैं तुमसे अधिक शक्तिशाली हो जाऊंगा तो मैं चाहता हूं कि तुम मुझे गुरु के रूप में स्वीकार करो। अपना भाषण समाप्त करने के बाद असुरभूत शिशु लिन शेन के पास पहुंचा। बकवास बंद करो। मुझे आराम करने की ज़रूरत है। मुझे कैप्सूल के रूप में वापस जाने दो। ये बात तो कुछ हद तक सही है। हालांकि आपने जो कहा उसके अनुसार अभी मैं ही फैसले लेता हूं, इसलिए व्यवस्था करने की बारी आपकी नहीं है, लिन शेन ने कहा। जो भी आप चाहते हैं, असुरभूत बच्चे ने उदासीन रवैये से कहा। मेरी आज्ञा का पालन करो और अपने कैप्सूल रूप में वापस आ जाओ। लिन शेन ने चाबी उसकी ओर बढ़ा दी। उबाओ।
बचकाना। असुरभूत बच्चे ने अपने होठों को दबाया। लिन शेन को देखा जैसे कि वह एक अरुचिकर बच्चा था। असुरभूत शिशु को कैप्सूल में बदलने के बाद लिन शेन ने उसकी विशेषताओं की जांच की। असुरभूत किशोर रूप सुपर बेस निर्वाण प्राणी विकासशील। संख्या 2430। गति 2430। कठोरता 2430। कठोरता 2430। आधार उत्परिवर्तन प्रतिभा सुपर बेस असुर जैड बॉडी, सुपर बेस घोस्ट बॉडी, सुपर बेस देवता। जीवन आधार सुपर बेस असुर ब्लेड, सुपर बेस असुर फोक। निर्वाण विशेषताएं असुरभूत डोमेन वास्तव में विचित्र रूप से प्रबल विशेषताओं वाला एक दोहरा जीवन आधार। लिन शेन की विशेषताएं केवल उसके स्वयं के निर्वाण के बाद ही ऐसी होंगी। इसके जन्मजात कौशल, जीवन आधार और निर्वाण गुण सभी सर्वोच्च गुणवत्ता वाले थे, जो वास्तव में सुपर बेस पालतू जानवर के योग्य थे। बेस असुर जेड बॉडी कौशल सभी विशेषताओं को बढ़ाता है और एक शक्तिशाली आत्मोपचार प्रभाव है। सुपर बेस घोस्ट बॉडी घोस्ट शील्ड का डिबफ कौशल है, जो एक समूह डिबफ कौशल है। सुपर बेस देवता और भी अधिक असामान्य है, जो गुण प्रतिरक्षा प्रदान करता है। बेशक ये 100% प्रतिरक्षा नहीं है, लेकिन ये पहले से ही अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। असुर भूत के खिलाफ किसी भी प्रकार की विशेषता क्षति बहुत कमजोर हो जाती है। डबल लाइफ बेस में असुर ब्लेड और असुर फोक भी डबल लाइफ बेस प्रतिभाएं हैं। असुर ब्लेड एक दोहरी आक्रामक प्रतिभा है, जबकि असुर फोक में दो प्रतिभाएं हैं, एक है घोस्ट गेट और दूसरी है नाइहे ब्रिज। घोस्ट गेट का प्रभाव बढ़ते गुरुत्वाकर्षण के समान है, लेकिन यह उतना सरल नहीं है। नाइहे ब्रिज प्रतिभा एक ऐसी प्रतिभा है जो शक्ति को आकर्षित और परिवर्तित कर सकती है, जो काफी जटिल भी है। निर्वाण गुण असुर भूत डोमेन को भी निर्वाण की शीर्ष स्तरीय शक्ति माना जाता है, जो डेथ पाउडर की निर्वाण शक्ति से थोड़ा कमजोर है। हालांकि लिन शेन ने अभी तक इस दुनिया में डेथ पाउडर से ज्यादा शक्तिशाली कोई निर्वाण गुण नहीं देखा है। अगर डेथ पाउडर से तुलना न की जाए तो असुरा घोस्ट डोमेन वास्तव में निर्वाण गुणों में शीर्ष स्तर का है। यद्यपि असुर भूत के कौशल डेथ पाउडर जितने नहीं हैं और उनके उपयोग की सीमा भी उतनी व्यापक नहीं है, फिर भी विशुद्ध युद्ध के संदर्भ में वे संभवतः डेथ पाउडर से कमतर नहीं हैं। असुर भूत के साथ मुझे इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है जब डेथ पाउडर आसपास नहीं होता है। इस आदमी की युद्ध क्षमता डेथ पाउडर से कम नहीं है और कुछ पहलुओं में ये और भी अधिक शक्तिशाली है। ये सिर्फ इतना है कि वह बहुत चालाक है। मुझे उम्मीद है कि वह पल की गर्मी में मुझे धोखा नहीं देगा। ओह नहीं, मैं अभी भी केवल आरोही स्तर पर हूँ। मैं उसे बुलाने में सक्षम नहीं हो सकता हूँ। लिन शेन को तब यह मुद्दा याद आया और उसने जल्दी से पालतू कुंजी निकाली, असुर भूत को सक्रिय करने का प्रयास किया। सौभाग्य से जिस बात को लेकर लिन शेन चिंतित था वह घटित नहीं हुई। वह वास्तव में कुंजी के साथ निर्वाण स्तर के असुर भूत को सक्रिय करने में कामयाब रहा। उधम मचाने वाली, झिझकने वाली, अनिर्णायक, क्या तुम अधिक दृढ़ नहीं हो सकती? असुर भूत ने सख्ती से कहा और बाहर आकर लिन शेन को उपदेश देना शुरू कर दिया। मैं आपसे पूछना भूल गया, क्या आपका कोई नाम है? लिन शेन यह मानने को तैयार नहीं था कि वह भूल गया था कि वह निर्वाण पालतू जानवरों को नहीं बुला सकता, इसलिए उसने बहाना बनाया। आप एक आरोही हैं और आपको डर है कि आप मुझे बुला नहीं पाएंगे। असुर भूत ने लिन शेन को स्पष्ट रूप से उजागर किया, फिर कहा, मैं असुर भूत हूँ। क्या मुझे किसी अन्य नाम की आवश्यकता है? लिन शेन, उसकी त्वचा की मोटाई से बेपरवाह जैसे कि उसने सुना ही न हो, मुस्कुराया और कहा, असुर भूत आपकी जाति का नाम होना चाहिए। हम लंबे समय तक एक साथ रहने वाले हैं, इसलिए आपको संबोधित करना आसान बनाने के लिए क्या मैं आपको कोई नाम दे सकता हूँ? एड्स बाय पब फ्यूचर, माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर विशेष सामग्री पढ़ें। जो भी तुम चाहो, नाम तो बस एक हैंडल है, तुम मुझे कुछ भी कह सकते हो। असुर भूत का रूप किसी ऐसे व्यक्ति जैसा था जिसने जीवन को देखा था, भले ही उसका आकार छोटा था। मुझे सोचने दो, तुम्हें किड्डो कहकर बुलाना कैसा रहेगा? लिन शेन ने कुछ देर सोचने के बाद कहा। असुर भूत का चेहरा तुरंत उतर गया। वह लिन शेन द्वारा चुने गए नाम से स्पष्ट रूप से बहुत असंतुष्ट था, फिर भी उसने चुनौती भरे अंदाज में जवाब दिया, आप मुझे जो भी नाम देना चाहें। आपकी संस्कृति के स्तर को देखते हुए ऐसा नाम सोचना आपके लिए पहले से ही मुश्किल रहा होगा। उस स्थिति में चलो किड्डो के साथ चलते हैं, लिन शेन ने मुस्कुराते हुए कहा जब उसने असुर भूत को देखा। असुर भूत स्पष्टतः अभी भी बहुत छोटा था, उसके हाव भाव बदल गए और उसने अपने दांत भी पीस लिए, लेकिन उसने आगे कोई बहस नहीं की। लिन शेन ने मुस्कुराते हुए कहा, हालांकि किड्डो नाम केवल अब तुम्हारे लिए उपयुक्त है। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो ऐसा प्यारा नाम इस्तेमाल करना उचित नहीं होगा। इसे भूल जाओ। चलो अभी के लिए किड्डो को अपना उपनाम मान लेते हैं और मैं तुम्हें एक औपचारिक नाम दूंगा। लिन शेन के शब्दों से असुर भूत ने राहत की सांस ली, उसके चेहरे पर स्पष्ट रूप से आराम दिखाई दिया। आप एक जैड गुड़िया की तरह दिखते हैं और आपका कवच भी जैड जैसा है।
इसलिए मैं आपको जैड असुर कहूंगा, लिन शेन ने एक गर्म मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि उसने असुर भूत को देखा था। जो भी तुम चाहो। असुर भूत ने फिर भी उदासीन होने का नाटक किया, लेकिन प्रतिक्रिया पहले से स्पष्ट रूप से भिन्न थी। कम से कम कोई अस्वीकृति नहीं थी। ये दर्शाता है कि वह किडो की तुलना में इस नाम से कुछ हद तक खुश था। ठीक है, अब से आपको जैड असुर या संक्षेप में लिटिल जैड कहा जाएगा। लिन शेन के शुरुआती शब्द काफी सामान्य थे, फिर भी जैसे ही उन्होंने जारी रखा, असुर भूत का चेहरा पहले से भी अधिक बदसूरत हो गया। जब लिन शेन ने उसका नाम लिटिल घोस्ट रखा था, तब वह इतना परेशान नहीं हुआ था। लिटिल जैड, वापस जाओ और आराम करो। लिन शेन ने उसे बोलने का एक और मौका नहीं दिया और सीधे उसे उसके कैप्सूल रूप में वापस कर दिया। पौधा मार्गदर्शन के बिना सीधा नहीं होगा, मुझे उसे धीरे धीरे सिखाना होगा, या अपनी बुद्धि के साथ वह गलत रास्ता चुन सकता है। लिन शेन को डर था कि यह प्राणी उस पर हमला कर सकता है, इसलिए उसने उसे ठीक से प्रशिक्षित करने के लिए हर अवसर का लाभ उठाने की योजना बनाई। सौभाग्य से उसके पास पेट की थी, जो किसी भी समय उससे निपटने के लिए तैयार थी, इसलिए ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। डेथ पाउडर अभी भी निर्वाण की अवस्था में था और यह स्पष्ट नहीं था कि यह फिर से कब उभरेगा। फिलहाल कोई भी बोझिल कार्य लिटिल जैड को ही संभालना होगा। अल्ट्रा बन ट्राइब काउंसिल कक्ष में सभी उच्च पदस्थ सदस्य अत्यधिक उत्साह के भाव से भरे हुए थे। जनरल बेल, कृपया आदेश दीजिए। मैं मानव जाति के ग्रह को ध्वस्त करने के लिए अग्रणी बनना चाहता हूं। ऑस्टन ने उत्साहपूर्वक पुकारा। जनरल बेल, ये ईश्वर द्वारा दिया गया अवसर है। स्वर्ग ने हमें मानव जाति के ग्रह पर टेलीपोर्टर खोजने की अनुमति दी है। यदि हम मनुष्यों का विनाश नहीं करते, तो ये प्राकृतिक व्यवस्था के विरुद्ध होगा। मनुष्यों को खत्म करके हम रियल्म किंग ग्रह के संसाधनों पर एकाधिकार कर सकते हैं। अब और संकोच न करें। अगर मनुष्य टेलीपोर्टर का स्थान खोज लेते हैं और हमारे लिए तैयारी करते हैं, तो भले ही हम अभी भी उनके ग्रह पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से हमें इसे कहीं अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी। जनरल बेल, आदेश दीजिए। भीड़ उत्साहित थी। जब से मानव जाति के ग्रह पर टेलीपोर्टेशन सरणी की खोज हुई थी, तब से अल्ट्रा बन जनजाति उस पर हमला करने की साजिश रच रही थी। रियल्म किंग ग्रह में केवल आधार उत्परिवर्तन संसाधन ही हो सकते हैं, लेकिन वे उत्परिवर्तन संसाधन अविश्वसनीय रूप से प्रचुर मात्रा में हैं, जो युवा पीढ़ी के पोषण में बहुत उपयोगी हैं। इससे पहले वे केवल रियल्म किंग ग्रह पर मनुष्यों का ही सामना कर सकते थे, लेकिन स्तर प्रतिबंधों के कारण अल्ट्रा बन जनजाति के सबसे शक्तिशाली लोग अपनी पूरी ताकत का उपयोग करने में असमर्थ थे। इस बार मानव जाति के ग्रह का टेलीपोर्टर मिल जाने के कारण संपूर्ण अल्ट्रा बन जनजाति का उच्च वर्ग उत्साह से उबल रहा था। कारो, तुम्हारा क्या कहना है? जनरल बेल ने अपनी नजरें कारो की ओर घुमाई, जो सो रही थी। कारो, जैसे किसी स्वप्न से अचानक जागा हो, बोलने से पहले एक क्षण के लिए विचार किया। मुझे याद है कि प्रजातियों की रैंकिंग के इस दौर में मानव जाति 100 साम्राज्यों की श्रेणी में आ गई थी। उनकी ताकत को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। ऑस्टन ने तुरंत आपत्ति जताते हुए कहा, अल्ट्रा बन जनजाति की वर्तमान ताकत को देखते हुए 100 एम्पायर्स रैंकिंग में जगह बना पाना हमारे लिए कोई चिंता की बात नहीं है। जहां तक मैं जानता हूं, हालांकि मनुष्य लंबे समय से ब्रह्मांड में नहीं है, फिर भी वे काफी अच्छी तरह से विकसित हुए हैं। कई मानव परिवार अत्यंत शक्तिशाली ब्रह्मांडीय जातियों में शामिल हो गए हैं। उदाहरण के लिए लिन शेन को ही लें, जिसने क्रिस्टिन को हराया था। वह दिव्य जाति की सेवा करता है, सम्राट तियांशु का बहुत बड़ा कृपापात्र है और दिव्य मास्टर संस्थान में एक शिक्षक के रूप में उच्च पद पर है। कारो ने आगे कहा, एक साधारण आरोही, शायद ही कोई खतरा हो। हमें मनुष्यों के बीच उन कुछ निर्वाण प्राणियों पर कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अगर एक आता है तो हम एक को मार देते हैं, अगर दो आते हैं तो हम दोनों को मार देंगे। अगर वह लिन शेन दिखाई देता है तो मैं खुद उसका सिर काट दूंगा, ऑस्टन ने तिरस्कार के साथ कहा। सेलेस्टियल रेस के बारे में क्या? अगर मनुष्यों का समर्थन है तो यह मत सोचिए कि अल्ट्रा बन जनजाति के पास हमारा समर्थन नहीं है। कारो, तुम वाकई उम्र के साथ और भी काया होते जा रहे हो। एक ऐसी जाति जो ब्रह्मांड में केवल 200 साल से कुछ ज्यादा समय से ही आई है, उसे चिंता करने की क्या जरूरत है? ये सिर्फ उनके ग्रह पर कब्जा करने की बात नहीं है, यहाँ तक कि उन्हें मिटा देना भी एक छोटी सी बात होगी। हम अल्ट्रा बन जनजाति रियल्म किंग ग्रह के असंख्य संसाधनों को जब्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। हम मनुष्यों को अब अपने संसाधनों को साझा करने की अनुमति नहीं दे सकते, जेरी ने यह भी कहा। जनरल बेल, कारो ने उसे और समझाने की कोशिश की, लेकिन जनरल बेल ने चुप रहने का इशारा करके उसे रोक दिया, जिससे बाकी सभी लोग भी शांत हो गए। हमारे और मनुष्यों के बीच लंबे समय से चल रहा झगड़ा, अब इसे समाप्त करने का समय आ गया है, जनरल बेल ने घोषणा की, जिससे कमरे में मौजूद सभी लोग तुरंत उत्साहित हो गए। लिन शेन, क्या तुम्हारा झूठ इससे भी ज्यादा झूठा हो सकता है?
तियानशिन ने छोटे यू की ओर इशारा किया, जो साधारण कपड़े पहने हुए था और टोपी पहने हुए था, और उपहास करते हुए कहा, मुझे यकीन है कि यह बाहर से आया तुम्हारा नाजायज़ बच्चा है। तुम वास्तव में उसे पालतू जानवर की आड़ में वापस लाने के बारे में सोचने की हिम्मत कर रहे हो। आप चाहें तो उसे मेरा नाजायज़ बच्चा मान सकते हैं। लिन शेन ने बहस नहीं की और किताब पढ़ना जारी रखा। छोटा यू वास्तव में काफ़ी उपयोगी था। जब लड़ाई की ज़रूरत नहीं होती थी तब भी उसे चाय लाने, सफाई करने और दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। अपने मुंह के अलावा वह एक सामान्य व्यक्ति की तरह ही था। जब आसपास कोई नहीं होता था तो वह लिन शेन के साथ बातचीत करके बोरियत दूर कर सकता था, हालांकि वह जो कहता था वह सुनने में बहुत अच्छा नहीं लगता था। लिन शेन को उम्मीद थी कि किताबों से निर्वाण प्राप्त करने का कोई तरीका मिल जाएगा। डार्क डोमेन लोड सीड का प्रभाव अधिकतम 1 साल तक रहता है और वास्तव में 6 महीने के बाद प्रभाव गंभीर रूप से कम हो जाता है। निर्वाण के लिए विधि जल्दी से जल्दी खोजना सबसे अच्छा था। तियानशिन ने छोटी यू को देखा और उसका मुंह मरोड़ते हुए पूछा, बच्चे, तुम्हारा नाम क्या है? मुझे सच बताओ, क्या वह तुम्हारे पिता हैं? सोफे पर बैठे हुए छोटे यू ने तियानशिन को देखने के लिए मुड़कर देखा, उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर दूर हो गया, न तो कुछ बोला और न ही उस पर कोई ध्यान दिया। बच्चे, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। इस रवैये में क्या है? क्या तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें कोई शिष्टाचार नहीं सिखाया? तियानशिन ने गुस्से से कहा। उन्होंने मुझे ये कभी नहीं सिखाया, केवल इतना सिखाया कि बुद्धि लब्धि की समस्या वाले लोगों से बात न करूं, क्योंकि इससे मेरी बुद्धि कम हो जाएगी। नन्हे यू ने उदासीनता से कहा। तुम बदमाश। तियानशिन गुस्से में था और लिन शेन की ओर मुड़ा। वह तुम्हारा असली बेटा होना चाहिए, तुम्हारे जितना ही परेशान करने वाला। मैं गलत नहीं हो सकता। मैं तुम्हें बता दूं, लिन शेन, मुझे परवाह नहीं है कि तुम बाहर कैसे खिलवाड़ करते हो, लेकिन अगर तुमने मेरी भतीजी को परेशान करने और उसे दुखी करने के लिए किसी को वापस लाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं हैं और वे जितनी जोर से भौंकते हैं उनके काटने की संभावना उतनी ही कम होती है, छोटे यू ने बगल से कहा। लिन शेन, क्या तुम अपने बच्चे को नियंत्रित करोगी या नहीं? अगर तुम नहीं करोगी तो मैं करूंगी। तियानशिन ने लिन शेन को घूर कर देखा। आगे बढ़ो, मैं उसे नियंत्रित नहीं कर सकता। लिन शेन पढ़ता रहा। ठीक है, तुमने खुद ही कहा, मुझे अपने बेटे को परेशान करने का दोष मत दो। मैं इस बुराई पर विश्वास नहीं करता। मैं तुम्हारे साथ नहीं निपट सकता, लेकिन मैं तुम्हारे बच्चे को भी नहीं संभाल सकता। तियानशिन ने कहा। जैसे ही उसका चेहरा अचानक छोटे यू की ओर बढ़ा, उसने उसका कॉलर पकड़कर उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। एड्स बाय पब फ्यूचर। उसका हाथ तेजी से बाहर निकला, लेकिन और भी तेजी से वापस आ गया, साथ में एक चीख भी निकली। छोटे यू ने अपना हाथ उठाया और तियानशिन की हथेली के सामने एक सफ़ेद जेड फल कांटा दिखाई दिया। तियानशिन का हाथ बिजली की तरह तेज समय रहते वापस नहीं आ सका और छोटे कांटे से टकरा गया, उसके मांस में घुस गया, जिससे तियानशिन दर्द से चीख उठा और पीछे हट गया जैसे कि उसे बिजली का झटका लगा हो। भाड़ में जाओ, तुम छोटे कमीने। क्रोधित होकर तियानशिन ने छोटे यू को थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन वह अपना हाथ हवा में ही दबाए बैठा रहा। तियानशिन ने अविश्वास से छोटे यू को देखा, उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि यह कोई मानव बच्चा है। लेकिन एक मानव शिशु में इतनी गति और शक्ति कैसे हो सकती है कि वह न जाने कहां से एक फल कांटा लेकर अपनी हथेली में घुसा दे। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर पढ़ना जारी रखें। तुम्हें ये जानना चाहिए कि वह पहले से ही निर्वाण सत्ता है। एक बच्चे की शक्ति उसे चोट नहीं पहुंचा सकती। मुझे ईमानदारी से बताओ, तुम्हें ऐसा कौन सा साथी मिला है जिससे इतना घातक बच्चा पैदा हुआ है? क्या तुम्हारा साथी सर्वोच्च कुल का हो सकता है और पैदा हुआ बच्चा पहले से ही आरोही स्तर पर है? तियानशिन को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि यह सिर्फ एक पालतू जानवर था। उसने बस यही सोचा कि लिन शेन एक और ऊंची शाखा पर चढ़ गई है और उसे ऐसे बच्चे को जन्म देने वाली एक उच्च वंश की महिला मिल गई है। क्या तुम्हारा दिमाग पानी से भर गया है? लिन शेन कुछ अवाक था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि तियानशिन क्या कहना चाह रहा था। शर्मिंदगी के कारण गुस्से में, मैंने सही बात कही होगी, है न? तियानशिन ने तुरंत मान लिया कि उसने सही अनुमान लगाया था। उसका मस्तिष्क पानी से भरा नहीं है, यह मूल रूप से छोटा है। छोटे यू ने अपने हाथ में छोटे कांटे को हिलाते हुए कहा। तुम बदमाश, मैं अपने दयालु हृदय के कारण तुम पर पूरी तरह से टूट नहीं पड़ा और तुम सच में सोचते हो कि मैं तुम्हें संभाल नहीं सकता। ऐसा लगता है कि आज मुझे तुम्हें सबक सिखाना चाहिए ताकि तुम जान सको कि आकाश कितना ऊंचा है और पृथ्वी कितनी मोटी है। तियानशिन इतना क्रोधित था कि उसने और अधिक शब्द बर्बाद नहीं किए और बिजली की तरह छोटे यू के सिर पर पहुंच गया। वह अपनी गति के लिए जाना जाता था और उसका हमला वाकई बिजली की तरह तेज था। यहाँ तक कि एक आरोही भी सिर से पकड़े जाने से बचने के लिए समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर सकता था। छोटा यू आरोही नहीं था, इसलिए उसने प्रतिक्रिया की और तियानशिन की हथेली के जरूरी रास्ते पर फिर से छोटा कांटा दिखाई दिया। अगर तियानशिन ने ये चाल जारी रखी तो कांटा फिर से छेद कर देगा। एड्स बाय पब फ्यूचर।
तियानशिन की हथेली बिजली की तरह मुड़ी और छोटे कांटे को चकमा देते हुए दूसरी दिशा से छोटे यू के सिर की ओर बढ़ गई। तियानशिन अभी भी अपने आप को रोके हुए था, लेकिन इस प्रहार के साथ ही उसने पाया कि छोटा कांटा फिर से उसकी हथेली के सामने आ गया है। हैरान होकर तियानशिन ने फिर से अपनी तकनीक बदली। पलक झपकते ही उसने अपनी तकनीक 1 दर्जन से अधिक बार बदली, लेकिन हर बार छोटा कांटा उसकी हथेली के ठीक सामने आ जाता, जिससे उसे पीछे हटने और स्थिति बदलने के लिए मजबूर होना पड़ता। तियानशिन की तकनीकें तेजी से बढ़ती गईं, अब वह लगभग पीछे नहीं हटती थी, फिर भी वह छोटी यू से अधिक तेज नहीं थी। वह छोटा सा कांटा हर बार सटीकता से अवरोध उत्पन्न करता था। तियानशिन कुछ कदम पीछे हट गया, हैरान और अविश्वसनीय रूप से छोटे यू को घूरते हुए। वास्तव में एक पालतू जानवर। निर्वाण स्तर पर। क्या मैंने तुम्हें पहले ही नहीं बताया था? लिनशेन ने आलस से कहा। यह अवैज्ञानिक है। कैसे एक पालतू जानवर का शरीर मांस और खून से बना हो सकता है और वह इंसानों की तरह बात भी कर सकता है? तियानशिन को आश्चर्य हो रहा था। हालांकि उसने अपनी असली ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन छोटे यू की गति उसे आश्चर्यचकित करने के लिए पर्याप्त थी। उसकी गति विशेषता पहले ही निर्वाण के शिखर पर पहुंच चुकी थी, और छोटा यू स्पष्ट रूप से अधिक तेज था, जो अत्यधिक अवैज्ञानिक था। मुझे कैसे पता वह इस तरह से पैदा हुआ? लिनशेन ने कहा। तियानशिन ने आश्चर्यचकित होकर छोटे यू के चारों ओर चक्कर लगाया और इस अनोखे पालतू जानवर पर अधिक से अधिक आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, वह किस क्षमता में अच्छा है? मारने में माहिर। छोटे यू ने लिनशेन के बोलने का इंतजार नहीं किया, बल्कि खुद ही कह दिया, इसमें व्यक्तित्व है, मुझे ये पसंद है। लिनशेन, तुम इसे मेरे पास क्यों नहीं भेज देते, ताकि लोगों को ये गलतफहमी न हो कि तुम्हारा एक नाजायज़ बच्चा है? यह मेरे लिए ठीक है, मैं इसे संभाल सकता हूँ। बोलते समय तियानशिन की आंखें घूम गईं। आप उससे पूछें कि क्या वह आपका पीछा करना चाहता है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लिनशेन मुस्कुराया। यही तुमने कहा था, इसका पछतावा मत करो। तियानशिन ने बड़ी मुस्कान के साथ छोटे यू की ओर रुख किया। छोटे दोस्त, हमें एक दूसरे को फिर से जानने की जरूरत है। मेरा नाम तियानशिन है, तियान परिवार का भावी उत्तराधिकारी, 3 महान दिव्य परिवारों में से एक समृद्ध आधार और अविश्वसनीय संसाधनों के साथ। यदि आप मेरा अनुसरण करते हैं तो आप जो चाहें प्राप्त कर सकते हैं, जब चाहें निर्वाण, जब चाहें अमरता। जो मैं चाहूं, ले लो। लिटिल यू ने दिलचस्पी से तियानशिन की ओर देखा। हाँ, जो भी तुम कहना चाहती हो, बस कह दो। तियानशिन मुस्कुराया। तो फिर क्या तुम्हें कुछ शर्म आ सकती है? लिटिल यू ने धीरे से कहा। बर्निंग स्टार पर जनरल बेल की हवेली में। जनरल, आपको मानव ग्रह पर हमला करने से पहले 3 बार सोचना होगा। कारो ने जनरल बेल का पीछा करते हुए गंभीरता से आग्रह किया। निर्णय हो चुका है, जनरल बेल ने चलते हुए उदासीनता से कहा। हालांकि मनुष्य बहुत कम समय से ही ब्रह्मांडीय समुदाय का हिस्सा रहे हैं, लेकिन जब से रियल्म किंग ग्रह का मानवता से सामना हुआ है, मैंने ब्रह्मांड में मनुष्यों की वर्तमान स्थिति का अध्ययन किया है। कई मानव परिवार अब प्रमुख विदेशी प्रजातियों से जुड़े हुए हैं, जिनमें कुछ निर्वाण प्राणी भी शामिल हैं। उनकी ताकत वास्तव में उतनी कमजोर नहीं है जितनी हमने कल्पना की थी, कारो ने समझाया। चूंकि आपने इतने लंबे समय तक अध्ययन किया है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि मानव पक्ष पर खोजे गए टेलीपोर्ट निर्वाण प्राणियों के परिवहन का समर्थन नहीं करते हैं, है ना? ब्रह्मांड में मानव निर्वाण प्राणी अपने गृहलोक में वापस नहीं लौट सकते, जनरल बेल ने उत्तर दिया। जैसे ही उन्होंने अपने अध्ययन कक्ष का दरवाजा खोला, डेस्क के पीछे कुर्सी पर बैठ गए और लापरवाही से एक चाय का प्याला और बर्तन ले लिया। कैरो आगे बढ़ा, चाय का सेट सहजता से उठाया और जनरल बेल के लिए चाय बनाते हुए उसने कहा, मानव गृहलोक मुख्य मुद्दा नहीं है। मानव गृहलोक को लेने में हमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन समस्या उसके बाद की स्थिति में है। ब्रह्मांड में वे मनुष्य हमारे कट्टर दुश्मन बन जाएंगे जब हम उनके गृहलोक पर विजय प्राप्त कर लेंगे। ऐसे ग्रह के लिए जिसका व्यावहारिक उपयोग बहुत कम है और रियल्म किंग ग्रह के संसाधनों के लिए ये बिल्कुल भी इसके लायक नहीं है, लाभ से अधिक नुकसान है। जनरल बेल ने अचानक खुलासा किया, मानव ग्रह पर एक नक्षत्र श्रेणी का युद्धपोत है। ये सुनकर कैरो की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसके चेहरे पर अविश्वास का भाव उभर आया। ये कैसे संभव है? ब्रह्मांड में इतनी नई निम्न स्तरीय सभ्यता के पास नक्षत्र श्रेणी का युद्धपोत कैसे हो सकता है? जनरल, आपको ये जानकारी कहाँ से मिली? क्या कोई गलती हो सकती है? मनुष्यों के पास उस क्षमता का युद्धपोत होना संभव ही नहीं है। यहाँ तक कि प्रमुख शक्तिशाली जनजातियों से जुड़े मनुष्य भी नक्षत्र श्रेणी का युद्धपोत प्राप्त नहीं कर सकते। कैरो को यह विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मानव ग्रह पर ऐसी कोई चीज़ मौजूद होगी, क्योंकि वह जानता था कि तारामंडल के युद्धपोतों में अंतरतारकीय यात्रा की क्षमता है, तथा वर्तमान में ब्रह्मांड में केवल 2 ही प्रजातियां हैं जो ऐसे जहाज़ों का निर्माण कर सकती हैं। जिन प्रजातियों के पास कॉन्स्टेलेशन युद्धपोत हैं, वे प्रायः शीर्ष 100 में शुमार होती हैं। क्योंकि उस वस्तु का विक्रय मूल्य बहुत अधिक था और यह ऐसी वस्तु नहीं थी जिसे आप चाहें तो खरीद सकते थे, इसलिए यह इस बात पर निर्भर करता था कि विक्रेता उसे बेचने के लिए तैयार है या नहीं।
एड्स बाय पब फ्यूचर। अल्ट्रा बन जनजाति जैसी छोटी जनजाति के लिए भले ही उन्होंने अपनी सारी संपत्ति बेच दी हो, वे संभवतः एक नक्षत्र श्रेणी का युद्धपोत नहीं खरीद पाएंगे। खुफिया जानकारी गलत नहीं है। ये रियल्म किंग ग्रह पर पकड़े गए मनुष्यों से आए है और हमने कई बार इसकी पुष्टि की है। ये सटीक है। जनरल बेल ने गहरी सांस ली और कहा, यह एक नक्षत्र श्रेणी का युद्धपोत है जो मानव ग्रह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और 2 टुकड़ों में टूट गया, जिसमें कई पालतू अंडे भरे हुए थे। मनुष्यों ने बेस म्यूटेशन इसलिए शुरू किया क्योंकि उस नक्षत्र श्रेणी के युद्धपोत की दुर्घटना हुई थी। बिखरे हुए पालतू अंडे संक्रमण का स्रोत बन गए थे। मनुष्यों को यह भी नहीं पता कि यह एक नक्षत्र श्रेणी का युद्धपोत है और न ही यह कि इसका क्या मतलब है। वर्तमान में केवल एक मानव परिवार इसकी रखवाली कर रहा है और उन्होंने अभी तक युद्धपोत के अंदर की खोज नहीं की है। ये हमारा अवसर है। यदि यह कुछ और देर से होता है तो जब मनुष्य को पता चलेगा कि यह एक नक्षत्र श्रेणी का युद्धपोत है, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। कारो के चेहरे पर परस्पर विरोधी भावनाएं उभरी और काफी देर बाद उसने एक आह भरी, तो हमारा असली उद्देश्य वह युद्धपोत है जो किसी कारणवश मानव ग्रह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अन्यथा आपको क्यों लगता है कि मैं मानव ग्रह पर हमले के लिए सहमत होऊंगा, एक ऐसा ग्रह जिसे मनुष्य स्वयं लगभग त्याग रहे हैं? मलबे के रूप में भी सामग्री और युद्धपोत का मूल्य अथाह है, बेल ने कहा। यदि ऐसा है तो मैं मानव ग्रह को नष्ट करने में आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करूंगा, जनरल। लेकिन कृपया ब्रह्मांड में सभी मानव परिवारों के साथ युद्ध के लिए तैयार रहें, कैरो ने कहा और सीधे खड़े होकर सलामी दी। कारो, निश्चिंत रहो, एओडेबिया और अन्य लोग वापस आ गए हैं, बेल ने मुस्कुराते हुए कहा। कारो के चेहरे पर यह शब्द सुनते ही खुशी झलक उठी। एओडेबिया और अन्य लोग वापस आ गए हैं। क्या इसका मतलब है? बूढ़ा जनरल, वह। जनरल बेल ने थोड़ा सिर हिलाया, उसकी आंखों में एक आत्मविश्वास भरी चमक झलक रही थी। हाँ, एओडेबिया और अन्य लोगों ने बूढ़े जनरल को ढूंढ लिया है और वह अमर हो गया है। हमारी अल्ट्रा बन जनजाति को अंततः एक और अमर मिल गया, कारो ने कहा। उसका शरीर उत्साह से कांप रहा था। अल्ट्रा बन जनजाति के पास एक अमर था जो जनजाति के सबसे तेज विकास काल के दौरान था। हालांकि अमर के चले जाने के बाद अल्ट्रा बन जनजाति के कई वर्षों के विकास में न केवल रुकावट आए बल्कि काफी हद तक गिरावट भी आई। एड्स बाय पब फ्यूचर। अब जबकि अल्ट्रा बन जनजाति को अंततः एक नया अमर मिल गया था, इसका मतलब था कि जनजाति के लिए महान विकास का एक नया युग क्षितिज पर था। यद्यपि पुराना जनरल अमर हो गया है, फिर भी वह अभी हमारे कबीले में वापस नहीं आ सकता क्योंकि कोई भी उसकी सहायता करने में सक्षम नहीं है। उसे अपनी मृत्यु की कठिन परीक्षा की तैयारी में बहुत समय और ऊर्जा खर्च करनी होगी, बेल ने कहा। फिर कुछ देर रुककर उसने कहा, हालांकि अब उसके नियंत्रण में मौजूद निर्वाण भूमि का उपयोग करके पुराने जनरल ने एओडेबिया और अन्य लोगों को निर्वाण प्राप्त करने में मदद की है और वे सभी निर्वाण प्राणी बन गए हैं। वे, तुम्हारा मतलब है वह टीम जो अराजक तारा प्रणाली में गई थी? सभी ने निर्वाण पूरा कर लिया, कारो ने अपनी आंखें बड़ी करके उत्साह से पूछा। जनरल बेल ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, सभी लोग, पूरी टीम, 57 लोग, बिना किसी अपवाद के, सभी निर्वाण से गुजरे, एक भी असफलता नहीं मिली। कारो इतना उत्साहित था कि वह कांप रहा था, उसे यकीन करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। निर्वाण उनके जैसे निम्न स्तरीय जाति के आरोही के लिए बेहद खतरनाक था और यहाँ तक कि माइनर निर्वाण का रास्ता अपनाने पर भी विफलता की दर 70% से अधिक थी। अचानक 57 और निर्वाण प्राणियों के आ जाने से तथा उन सभी के महान निर्वाण के मार्ग से गुजरने से अल्ट्रा बन जनजाति की शक्ति में एक पायदान की वृद्धि हो गई। पुराने जनरल के नियंत्रण वाली निर्वाण भूमि बहुत परिपक्व हो गई है। अब से जब तक हमारे जनजाति के सदस्य पर्याप्त रूप से प्रतिभाशाली हैं, वे सीधे वहां निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। हमारी अल्ट्रा बन जनजाति के पास अब अपनी स्वयं की निर्वाण भूमि है। पुराने जनरल के योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। कारो जितना ज्यादा सुनता उतना ही ज्यादा रोमांचित होता। एक परिपक्व निर्वाण भूमि जो उनके आदिवासियों को सुरक्षित रूप से निर्वाण से गुजरने की अनुमति दे सकती थी, अल्ट्रा बन जनजाति के लिए बेहद महत्वपूर्ण थी। इस निर्वाण भूमि के साथ, पर्याप्त समय के संचय के साथ, अल्ट्रा बन जनजाति के लिए हजारों जातियों की श्रेणी में प्रवेश करना भी संभव हो गया। बेशक इसे इकट्ठा करने और विकसित करने के लिए लंबे समय की आवश्यकता होगी, और यह कुछ ऐसा नहीं था जिसे केवल कुछ और निर्वाण प्राणियों के होने से हासिल किया जा सकता था, और अधिक अमर लोगों का उभरना जरूरी था। पुराने जनरल की स्थिति के बारे में अभी तक किसी को पता नहीं है। जानकारी बाहर मत आने देना, जनरल बेल ने कारो के जाते समय उसे याद दिलाया। कारो की मानसिक स्थिति में भी बदलाव आया था। अगर शुरू में उसे लगा कि उन्हें मानव मां ग्रह पर हमला नहीं करना चाहिए, तो अब उसे इस बारे में कोई परवाह नहीं थी। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर विशेष कहानियां पाएं। मानवता के युवा शक्तिशाली लोग वास्तव में शक्तिशाली थे, लेकिन शक्तिशाली लोग हर जगह आम थे और ब्रह्मांड में प्रतिभाशाली शक्तिशाली लोगों की कमी नहीं थी। फिर भी उनमें से कितने अंततः अमर बन पाए? अब जबकि अल्ट्रा बन जनजाति ने अमर शक्ति प्राप्त कर ली थी, अन्य निम्न स्तरीय जातियों के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी।
मानव मात्र ग्रह पर विजय प्राप्त करने और नक्षत्र श्रेणी के युद्धपोत को जब्त करने के बाद, यदि अंदर की सामग्री काफ़ी मूल्यवान थी, तो अल्ट्राबन जनजाति को और भी अधिक अवसरों और विकास का सामना करना पड़ सकता है, संभवतः अमर होने से भी अधिक मूल्यवान। शेन निर्वाण के लिए कोई विधि नहीं खोज पाया था, लेकिन उसका रवैया हमेशा काफ़ी अच्छा रहा था और वह प्रत्येक दिन बहुत आराम से बिताता था। हालांकि ओयांग यूडू से आए एक संदेश ने लिन शेन के अच्छे मूड को बिना किसी निशान के तुरंत गायब कर दिया। संदेश पढ़ने के बाद लिन शेन ने ओयांग यूडू का नंबर डायल किया। ओयांग, क्या आप अपनी खबर के बारे में सुनिश्चित हैं? सटीक, ओयांग यूडू ने उत्तर दिया। रियलम किंग ग्रह पर अल्ट्राबन जनजाति के प्रकट होने के बाद से हमारा परिवार उन पर नजर रख रहा है। हालांकि उस समय हमारी क्षमताएं और संसाधन सीमित थे, इसलिए हमारी समझ पूरी तरह से दूसरों की जानकारी पर आधारित थी। जब से मैंने सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट के विशेष सेवा विभाग को संभाला है, मैंने अल्ट्राबन जनजाति पर कई अध्ययन करने के लिए इसके संसाधनों और विशेषाधिकारों का उपयोग किया है और यहाँ तक कि उनके भीतर कुछ जासूस भी लगाए हैं। इधर ओयांग यूडू के चेहरे पर हल्की सी उदासी छा गई। जासूसों ने अभी अभी खबर भेजी है कि अल्ट्राबन जनजाति ने हमारे मानव ग्रह में प्रवेश करने वाले टेलीपोर्टर की खोज कर ली है और इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। किसी भी स्तर का जीवन रूप हमारे ग्रह तक पहुंचने के लिए उस टेलीपोर्टेशन सरणी का उपयोग कर सकता है। अल्ट्राबन जनजाति कुल मिलाकर कितनी मजबूत है? लिन शेन ने गंभीरता से पूछा। सतह पर मूल अल्ट्राबन जनजाति और अन्य महान परिवारों से जुड़े लोगों की संख्या मिलाकर 2000 से अधिक है, लेकिन मेरा अनुमान है कि कम से कम 3000 या उससे अधिक निर्वाण प्राणी छिपे हुए हैं और आरोही लोगों की संख्या अनगिनत है। ओयांग यूडू ने जवाब देने से पहले विचार किया। 5000 निर्वाण प्राणी, ये वास्तव में परेशानी भरा हो सकता है। लिन शेन ने भौहें सिकुड़ी। ये सिर्फ एक रूढ़िवादी अनुमान है। हालांकि अल्ट्रा बर्निंग स्टार पर बहुत ज्यादा मूल निर्वाण प्राणी नहीं है क्योंकि उनके स्थानीय संसाधन सीमित हैं। इस प्रकार अधिकांश मानव परिवारों की तरह एक बार जब वे अपने ग्रह को छोड़ देते हैं तो वे संसाधनों के बदले में अन्य महान परिवारों की सेवा करते हैं। उनके निर्वाण प्राणियों का विशाल बहुमत वास्तव में विदेशी ग्रहों पर है और मूल निवासियों की संख्या बहुत संभवतः केवल कुछ 100 हो सकती है। लिन शेन ने ओयांग यूडू की बात समझ ली। उसकी आंखें चमक उठीं और उसने पूछा, क्या अल्ट्राबन जनजाति में कोई अमर है? बहुत पहले कुछ अमर थे, लेकिन वे मृत्यु आपदा में मर गए और लंबे समय से कोई नया अमर नहीं हुआ है। ओयांग यूडू ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा। तो हमारी समस्या का सबसे अच्छा समाधान अल्ट्राबन जनजाति के पास जाना और उस टेलीपोर्टर को वापस लेना है। लिन शेन मुस्कुराया। एड्स बाय पब फ्यूचर, शायद हम कुछ ब्याज भी एकत्र कर सकें। ओयांग यूडू ने भी मुस्कुराते हुए कहा। हमें एक योजना की जरूरत है, लिन शेन ने कहा। इसे मुझ पर छोड़ दो, ओयांग यूडू ने रुककर कहा। आपको अपने स्तर पर वेई को सूचित करना होगा। चूंकि अल्ट्राबन जनजाति हमारे मानवीय विवरणों को जानती है, इसलिए वे शायद बहुत अधिक निर्वाण प्राणियों को नहीं भेजेंगे। हालांकि केवल ग्रह पर मौजूद वेई परिवार ही उन्हें रोकने की क्षमता रखता है। दुर्भाग्य से हमारे निर्वाण प्राणी ग्रह में प्रवेश नहीं कर सकते, इसलिए वेई परिवार को इसे सहना जारी रखना होगा। हम अंततः वापस जा सकते हैं। लिन शेन की आंखों में चमक आ गई। ऐसे टेलीपोर्टर की खोज जो स्वदेश ग्रह में स्वतंत्र रूप से प्रवेश कर सके और बाहर निकल सके, एक संकट और अवसर दोनों था। इस टेलीपोर्टर की सहायता से मानव निर्वाण प्राणी अपने ग्रह से बिना किसी बाधा के स्वतंत्र रूप से आ जा सकते हैं। लिन शेन हमेशा इस बात से परेशान रहता था कि वेई वुफू को कैसे बाहर निकाला जाए, क्योंकि वह आदमी खच्चर की तरह जिद्दी था और मूल रूप से अनुनय से नहीं हिलता था। अब जब तक वह अल्ट्रा बर्निंग स्टार से टेलीपोर्टर प्राप्त कर लेता है, तब तक ये समस्या कोई मुद्दा नहीं रह जाएगी। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर के साथ जुड़े रहें। मैं वेई से बात करूंगा। आप अल्ट्राबन जनजाति पर नजर रखें, लिन शेन ने कहा। निश्चिंत रहें, मेरे यहाँ होने के कारण मैं अल्ट्राबन जनजाति को कोई मौका नहीं दूंगा, ओयांग यूडू ने उत्तर दिया। ओयांग, तुम्हारा यहाँ होना सचमुच बहुत बढ़िया है, लिन शेन ने ईमानदारी से कहा। वह स्वाभाविक रूप से चंचल थे और ओयांग यूडू की तरह कभी भी पूरी तस्वीर पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते थे और न ही विवरणों से रणनीति बना पाते थे। ओयांग यूडू के बिना वे शायद अभी भी इस बात से अनजान होते कि क्या हो रहा है और उनकी मातृभूमि को अल्ट्राबन जनजाति द्वारा चुरा लिया गया होता। एड्स बाय पब फ्यूचर, लिन शेन वास्तव में नहीं जानता था कि ओयांग यूडू ने चुपचाप कितना कुछ हासिल किया था। ओयांग यूडू मुस्कुराया और कहा, आप बस आगे बढ़ते रहें, बाकी सब मुझ पर छोड़ दें। यह एक हल्की फुल्की टिप्पणी थी, मानो कोई मजाक हो। फिर भी लिन शेन को यह बिल्कुल भी मजाकिया नहीं लगा, क्योंकि वह जानता था कि ओयांग यूडू ने उस आकस्मिक बयान को वास्तविकता बनाने में कितना खून, पसीना और प्रयास लगाया था। संचारक को बंद करने के बाद लिन शेन अपने ग्रह पर लौटने के लिए तैयार हो गया। ये स्थिति ऐसी नहीं थी जिसे वे अकेले संभाल सके। अल्ट्राबन जनजाति के आक्रमण का सामना करने के लिए वेई परिवार के सामूहिक प्रयास की आवश्यकता थी।
लिनशेन उनकी मदद करने के लिए वापस नहीं आ सका क्योंकि उसे अल्ट्राबन जनजाति के ग्रह पर जाना था, निर्वाण प्राणियों की अनुपस्थिति का लाभ उठाना था और अल्ट्राबन जनजाति की मान से टेलीपोर्टर को वापस छीनना था। ये ग्रह की रक्षा करने से भी अधिक खतरनाक था, इसलिए केवल वही व्यक्तिगत रूप से इस मिशन को अंजाम दे सकता था। लिनशेन एक बार फिर सीकॉर्न बेस पर टेलीपोर्ट हो गया। हाल ही में वहां के कर्मचारी उससे काफी परिचित हो गए थे और उसके पहुंचने पर मुस्कुराहट के साथ उसका स्वागत करते थे। ग्रह पर लिन परिवार बहुत प्रसिद्ध नहीं था, लेकिन मानव ग्रह से परे हर परिवार जानता था कि लिन परिवार किस प्रकार की शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। अब सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट के डीन के रूप में और सम्राट तियांशु द्वारा अत्यधिक अनुग्रह प्राप्त लिनशेन एक महत्वपूर्ण कारण था कि मानव जाति ब्रह्मांडीय रैंकिंग में ऊपर उठी, मुख्य रूप से लिनशेन के बड़े भाई लिन जियांगडोंग के कारण। यद्यपि लिन परिवार अपने ग्रह पर अज्ञात था, फिर भी वे ब्रह्मांड में मानवता की सबसे प्रमुख आवाज बन गए थे। जब लिनशेन कर्मचारियों से बात कर रहे थे तो उन्होंने एक परिचित और आश्चर्यजनक व्यक्ति को अंदर आते देखा। एड्स बाय पब फ्यूचर देवी संगिनी। लिनशेन उसे पहचानकर थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ, उसे यहाँ बाई शेनफेई से मिलने की उम्मीद नहीं थी। लिनशेन को देखकर बाई शेनफेई की अभिव्यक्ति थोड़ी जटिल हो गई। उसने स्पष्ट रूप से लिनशेन के ब्रह्मांड में किए गए कई कारनामों के बारे में सुना था। तुम वापस क्यों आए हो? बाई शेनफेई ने भावशून्यता से पूछा। लिनशेन मुस्कुराए, तियानचिंग में बस कुछ काम निपटाने हैं, आप कहाँ जा रहे हैं? लिनशेन को पता था कि बाई शेनफेई ब्रह्मांड में टेलीपोर्ट करने के लिए यहाँ आई थी, लेकिन वह उत्सुक था कि क्या उसने उपहार सिद्धांत के साथ कोई सफलता हासिल की है। ओयांग यूडोऊ की तरह बाई शेनफेई भी उपहार सिद्धांत का अभ्यास कर रही थी, हालांकि उसने अभी तक कोई सफलता हासिल नहीं की थी। इस बार जब बाई शेनफेई अपने ग्रह से टेलीपोर्ट होने की तैयारी कर रही थी तो संभवतः उसने एक सफलता हासिल कर ली थी। मैं डोनिफिली स्टार की ओर जा रही हूँ, बाई शेनफेई ने उदासीनता से उत्तर दिया, जैसे कि कुछ भी उसे छू नहीं सकता। क्या आपने गिफ्ट थ्योरी से कोई सफलता हासिल की? लिनशेन ने पूछे बिना नहीं रह सके। हाँ, बाई शेनफेई ने थोड़ा सिर हिलाया, उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी अजीब थी। यह अच्छा है, लिनशेन ने बाई शेनफेई के लिए खुशी महसूस की। उपहार सिद्धांत, जो कि विशुद्ध रूप से एक मानवीय रचना है, वह शीर्ष ब्रह्मांडीय विकास कौशल के साथ भी प्रतिस्पर्धा कर सकता है। स्वाभाविक रूप से ये बहुत अच्छा होगा यदि इसे अधिक व्यापक रूप से अपनाया जा सके, और लिनशेन इसे सफल होते देखकर प्रसन्न थे। बेशक वह मुख्य रूप से बाई शेनफेई के लिए खुश था, आखिरकार वे दोनों काफी परिचित थे और उनके बीच अच्छे संबंध थे। तुम्हारा क्या हाल है? निर्वाण के करीब बाई शेनफेई अपनी सफलता पर चर्चा करने में रुचि नहीं रखते हुए लिनशेन की ओर देखा। लगभग लिनशेन ने एक नोटबुक निकाली, अपना संचार नंबर लिखा और उसे बाई शेनफेई को सौंप दिया। मैं अब काफी अच्छा हूँ। अगर मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूं तो मुझसे संपर्क करने में संकोच न करें। बाई शेनफेई के साथ थोड़ी और बातचीत करने के बाद लिनशेन टेलीपोर्टेशन स्टेशन से चले गए। बाई शेनफेई ने लिनशेन की विदा होती हुई आकृति को देखा, उसकी अभिव्यक्ति और भी अजीब होती जा रही थी। उसने अभी तक निर्वाण प्राप्त नहीं किया है। मेरे पास अभी भी उसे पकड़ने का मौका है, व्यर्थ नहीं कि मैंने वह रास्ता अपनाया। विशालकाय रिंग स्टार से विशेष उत्पादों और बड़ी बहन द्वारा उत्पादित किडनी ट्रेजर पिल्स की कई बोतलें लेकर लिनशेन कोच म्यू से मिलने गए और उन्हें संकेत दिया कि उनके मातृ ग्रह पर एक विदेशी जाति के आक्रमण की संभावना हो सकती है। उन्हें पहले से तैयारी करने और अपने परिवार की सुरक्षा का प्रबंध करने की सलाह दी। उन्होंने कोच म्यू को सीधे तौर पर विवरण नहीं बताया, क्योंकि यदि जानकारी अभी लीक हो गई तो अल्ट्राबन जनजाति के लोगों को इसकी जानकारी हो सकती है, और कौन जानता है कि तब क्या दुर्घटना घट सकती है। अन्य लोगों को बताने से वास्तव में कोई विशेष प्रयोजन पूरा नहीं होगा, क्योंकि मातृ ग्रह पर प्रमुख परिवारों में निर्वाण सत्ताएं बहुत कम थीं, तथा जो लोग जा सकते थे वे पहले ही जा चुके थे। ऐसे लोग शायद ही थे जो मदद कर सकते थे। एलियंस ने हमारे मातृ ग्रह के लिए एक टेलीपोर्टर खोज लिया है। कोच म्यू को तुरंत कुछ एहसास हुआ, उसका चेहरा तेजी से बदल गया और वह खड़ा हो गया और बोला, मैं सभी को सूचित करूंगा कि वे एलियन आक्रमण का संयुक्त रूप से विरोध करने के लिए तैयार हो जाएं। मुझे कुछ भी नहीं पता, लिनशेन ने उदासीनता से कहा। लिनशेन के रवैये को देखकर कोच म्यू अचानक रुक गए, फिर निराश होकर बैठ गए और कड़वाहट से हंसे। ठीक है, वैसे भी मातृ ग्रह पर कोई असली ताकतवर नहीं बचा है। जो लोग जा सकते थे वे सभी चले गए हैं। अगर वास्तव में कोई एलियन आक्रमण होता है तो हम एक साथ प्रतिरोध कर सकते हैं या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा प्रत्येक प्रमुख परिवार का अपना एजेंडा है। शायद उनकी कोई प्रतिकूल प्रतिक्रिया भी हो सकती है। इसे रहने दें, इसे अपनी योजनाओं को प्रभावित न करने दें। कोच, निश्चिंत रहें, भविष्य में चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमारी मातृ ग्रह की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास करूंगा, लिनशेन ने सांत्वना दी।
तुम्हारे शब्दों से मुझे लगता है कि हमारा परिचय व्यर्थ नहीं गया। कोच म्यू ने अपना सिर हिलाया और कहा, लेकिन मेरी बात सुनो, अगर धरती माता की रक्षा की जा सकती है तो इसकी रक्षा करो, अगर इसकी रक्षा नहीं की जा सकती तो इसे छोड़ दो। जब तक लोग जीवित हैं तब तक कहीं भी घर हो सकता है। अगर लोग चले गए तो टूटी हुई जगह रखने का क्या फ़ायदा। चुनना तो आसान है लेकिन शांति से रहना कठिन है, लिन शेन ने आह भरते हुए कहा। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर अधिक सामग्री खोजें। हाँ, ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी त्वचा अभी पर्याप्त मोटी नहीं हुई है। आपको अधिक अभ्यास करने और वानर बेस के लोगों से सीखने की आवश्यकता है, कोच ने हंसते हुए कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्या वानर बेस के साथ कुछ विचित्र हुआ है? लिन शेन कुछ हैरान था। यद्यपि अतीत में वानर बेस के साथ उसके कुछ विवाद हुए थे, लेकिन मात्र ग्रह छोड़ने के बाद उसने इस मामले के बारे में नहीं सोचा था और वानर बेस को परेशान नहीं किया था। ऐसा नहीं था कि वह उदार था, बल्कि यह कि ब्रह्मांड बहुत विशाल था और वानर बेस बहुत महत्वहीन था, इतना छोटा कि उसके पास ये जानने का कोई तरीका नहीं था कि वानर बेस ब्रह्मांड के किस कोने में है। ये धूल के समान नगण्य था, मुश्किल से दिखाई देने वाला। कोच म्यू ने कहा, वानर बेस के सभी लोग मात्र ग्रह से दूर चले गए हैं और शातु कबीले में शामिल हो गए हैं। किसी अन्य जाति में शामिल होना काफ़ी आम बात है, लेकिन वे सभी मात्र ग्रह से दूर क्यों चले गए? लिन शेन हैरान था। कोच म्यू ने कुछ तिरस्कार के साथ कहा, मेरे शामिल होने का मतलब यह था कि उन्होंने अपनी पहचान त्याग दी है और वे शतु वंश के सदस्य के रूप में जीवित रहेंगे तथा उनका हम मनुष्यों से कोई संबंध नहीं रहेगा। लिन शेन ने सुना और दंग रह गया। मैंने किसी शातु कबीले के बारे में नहीं सुना है। उनकी स्थिति क्या है? वे एक बाहरी जाति को अपने कबीले में कैसे शामिल कर सकते हैं? क्या ये खुद को धोखा देना नहीं है? मनुष्य तो मनुष्य ही हैं, भले ही आप नाम बदल दें, क्या अलग शरीर उन्हें अभी भी मानव नहीं बनाता है? ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ लोग मानवता को त्याग कर जानवरों जैसा व्यवहार करते हैं, प्रशिक्षक म्यू ने अधिकाधिक गुस्से में कहा। लिन शेन ने स्थिति के बारे में विस्तार से पूछा और फिर पता चला कि शातु कबीले की प्रजनन क्षमता खराब थी, जिसने हमेशा उनके विकास में बाधा डाली थी। इसलिए वे अन्य जनजातियों के सदस्यों को शातु कबीले में शामिल करने के लिए उत्सुक थे। शातु कबीले का तकनीकी स्तर अच्छा था और वे आनुवंशिक संशोधन तकनीक में उत्कृष्ट थे। शातु में शामिल होने के इच्छुक लोगों को केवल कुत्ते जैसी नाक पाने के लिए एक संशोधन से गुजरना होगा, जो शातु की विशेषता है, और उन्हें जनजाति का हिस्सा माना जाएगा। वानर बेस के उच्च अधिकारियों और उनके परिवारों को, जो शातु कबीले में शामिल हो गए थे, उन्हें भी इस तरह की संशोधन सर्जरी से गुजरना पड़ा। वे वास्तव में अब इंसानों जैसे नहीं रह गए थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। प्रशिक्षक म्यू, लिन शेन ने कहा, शातु कबीले के लोग कुछ खास नहीं थे, बिल्कुल वानर बेस के लोगों की तरह। उनके बारे में तो भूल ही जाओ, उनके बारे में बात करना भी मुझे परेशान करता है। आपके यहाँ हालात कैसे हैं? अगर आपको लोगों की ज़रूरत है तो आपके साथी शिष्य मदद कर सकते हैं। लिन शेन ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, मैं वर्तमान में दूसरों पर निर्भर हूँ और जीने के लिए मुझे उनके चेहरे देखने पड़ते हैं। मैं अपने भाइयों को मेरे साथ यह अपमान सहने नहीं दे सकता। प्रशिक्षक म्यू ने सिर हिलाया, मुझे पता है कि यह आपके लिए आसान नहीं है। समान प्रयास से समान पुरस्कार मिलते हैं। हालांकि यह सतह पर आकर्षक लग सकता है, लेकिन आपने निश्चित रूप से छाया में कठिनाइयों का सामना किया है। अगर हम आपकी किसी भी तरह से मदद कर सकते हैं तो हमें बताएं। कोच, चूंकि आपने इसका उल्लेख किया है, वास्तव में एक बात है जिसमें मैं आपकी मदद चाहता हूं, लिन शेन ने गंभीरता से कहा। मुझे पता था कि तुमने इतनी सारी बातें करके कुछ न कुछ छुपा रखा है। बस इतना कह दो, तुमने हाल ही में जो कुछ किया है उसे देखते हुए अगर मैं कर सकूंगा तो मैं निश्चित रूप से मदद करूंगा, प्रशिक्षक म्यू ने मजाक करते हुए कहा। यह कोई बड़ी बात नहीं है, सच में। तुम्हारे पास जो विशालकाय समुद्री सर्प का दांत है, क्या मैं उसे कुछ दिनों के लिए उधार ले सकता हूँ? लिन शेन की नज़र हमेशा से उस दांत पर थी जिसमें अग्नि बीज भरा हुआ था, लेकिन उसे लेने का कोई बहाना नहीं सूझ रहा था। आखिरकार आज उसे अपना मौका मिल गया। ये सिर्फ एक स्मारिका है, आप इसे ले जा सकते हैं, इसे उधार लेने के बारे में बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपके वर्तमान स्तर पर यह वस्तु आपके लिए किस काम की हो सकती है? प्रशिक्षक म्यू ने कहा। रसोई में चलते हुए उन्होंने विशाल समुद्री सर्प दांत लिया और इसे लिन शेन को सौंप दिया। ये समझाना कठिन है, ये दूसरों के लिए बेकार है, लेकिन मेरे लिए यह बहुत उपयोगी है। मैं इसे कुछ दिनों के लिए उधार लूंगा, मैं इसे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा और जल्द ही इसे आपको वापस कर दूंगा, लिन शेन ने दांत लेते हुए खुशी के साथ कहा। उसे इस बात की अनिश्चितता थी कि यह अग्नि बीज की कौन सी क्षमताओं को उजागर करेगा। ऐसी स्थिति में जब आपके पास समय हो तो इसे वापस कर दीजिएगा। यह मेरी युवावस्था की एक यादगार वस्तु है, प्रशिक्षक म्यू ने मुस्कुराते हुए कहा। वैसे कोच, प्रशिक्षण शिविर कैसा चल रहा है? लिन शेन ने विशाल समुद्री सर्प दांत को छुपाया और प्रशिक्षण शिविर की स्थिति के बारे में पूछा। जैसे ही प्रशिक्षण शिविर का विषय आया, प्रशिक्षक म्यू की आंखों में चमक आ गई।
आपके द्वारा प्रदान किए गए विकास कौशल के साथ प्रशिक्षण शिविर अच्छा चल रहा है। हमने बहुत से छात्रों को स्वीकार किया है जिनमें बहुत संभावनाएं हैं। बस जगह सीमित है। हमें बहुत से छात्रों को विनम्रतापूर्वक मना करना पड़ा जो दाखिला लेना चाहते थे। इस बिंदु पर प्रशिक्षक म्यू ने थोड़ा संकोच किया, कुछ हद तक शर्मिंदा दिखते हुए। मुझे कुछ के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। आपने जो विकास कौशल छोड़ा था, मैंने उसे सार्वजनिक कर दिया है। इससे उन बच्चों को घर पर अभ्यास करने का मौका मिला जो प्रशिक्षण शिविर में नहीं आ सकते थे। ये वंशानुक्रम विकास कौशल नहीं था, है ना? लिन शेन अचंभित रह गया। यही तो है इनहेरिटेंस एवोल्यूशन स्किल। कुछ समय तक छात्रों के साथ इसका परीक्षण करने के बाद हमने पाया कि इसे सीखना सबसे आसान है और यह सबसे जल्दी परिणाम दिखाता है और इसकी बहुत अच्छी प्रयोज्यता है। अन्य इवोल्यूशन स्किल को आदर्श बेस म्यूटेशन टैलेंट प्राप्त करने के लिए विशिष्ट उच्च श्रेणी के पेट एग्स की आवश्यकता हो सकती है। इनहेरिटेंस एवोल्यूशन स्किल साधारण पेट एग्स के साथ मिलकर काफ़ी सम्मानजनक बेस म्यूटेशन टैलेंट भी प्राप्त कर सकता है, जो कि साधारण परिवारों के बच्चों के लिए आदर्श है। इसीलिए मैंने इसे इतने जोर शोर से बढ़ावा दिया, प्रशिक्षक म्यू ने समझाया, लिन शेन को पहले से सूचित न करने के लिए थोड़ा दोषी महसूस करते हुए। कोच, आपने बहुत बढ़िया काम किया है। मैंने आपको यह आशा करते हुए दिया था कि आप इसका व्यापक प्रचार करेंगे। जितने अधिक लोग इसका अभ्यास करेंगे उतना ही बेहतर होगा, लिन शेन ने हंसते हुए कहा। कोच म्यू के प्रबल समर्थन से उत्साहित होकर वह स्वयं इस बात को लेकर अनिश्चित था कि इसे कैसे फैलाया जाए। प्रशिक्षक म्यू के घर को छोड़कर लिन शेन ने अपने पुराने घर के लोगों की जांच करने के लिए डाकबर्ड बेस की एक और यात्रा की। जब वह बेस से गुजरा, जो उसे परिचित भी लगा और थोड़ा अपरिचित भी, तो उसे कुछ अलग ही अनुभूति हुई। लिन शेन, बहुत समय हो गया तुम्हें देखे हुए, एक बूढ़े आदमी ने दूर से लिन शेन का अभिवादन किया। अंकल लियू, आप और भी मजबूत होते जा रहे हैं। मैं हाल ही में कुछ काम से बाहर गया था और शायद ही कभी वापस आया, लिन शेन ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या आपकी बड़ी बहन ठीक है? अंकल लियू ने पूछा। वह बहुत अच्छा कर रही है। वह बाहर एक बड़ा व्यवसाय चला रही है, बहुत व्यस्त है और उसके पास वापस आने का समय नहीं है। मैं उससे बात करूंगी और उसे आपसे मिलने के लिए कहूंगी, लिन शेन ने कहा। डाकबर्ड बेस पर जानकारी सीमित थी और वहां के अधिकांश लोगों को केवल इतना पता था कि लिन परिवार के साथ कुछ घटित हुआ है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता था कि वास्तव में क्या हुआ था या लिन परिवार अब किस स्थिति में है। अंकल लियू ने हाथ हिलाकर कहा, कारोबार महत्वपूर्ण है, उसे वापस आने के लिए परेशान मत करो। जब तक तुम सब ठीक हो, हम पुराने पड़ोसियों के लिए यही काफ़ी है। बात बस इतनी है कि क्यूई और वांग परिवारों के युवा लोग गुस्सा दिलाते हैं, हमेशा कहते हैं कि लिन परिवार अब सक्षम नहीं है, कि तुम बाहर बड़ी मुसीबत में फंस गए हो और वापस नहीं आ सकते। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ, लिन परिवार के सदस्य बहुत दयालु हैं, स्वर्ग निश्चित रूप से तुम्हें आशीर्वाद देगा। चिंता मत करो अंकल लियू, हमारा परिवार ठीक है। वापस आते समय कई पुराने पड़ोसी और जो लोग पहले लिन परिवार के लिए काम कर चुके थे आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने लिन शेन का गर्मजोशी से स्वागत किया। जब तक लिन शेन अपनी पंजा मशीन की दुकान पर नहीं पहुंचा, झाओली ने उसे देखा और उसकी आंखें तुरंत लाल हो गईं। लिन, तुम कहाँ थे? तुम अभी वापस क्यों आ रहे हो? मैं दुकान की देखभाल कर रहा था। ये हमेशा की तरह खुली रही, एक भी दिन नहीं छूटा। हमारे पास पहले स्टॉक कम था। मैं कुछ बार सामान लाया। सारे खाते यहाँ हैं। झाओली ने आंसू भरी आंखों से दराज से खाता बही निकाली और लिन शेन को सौंप दी। लिन शेन ने बही खाता नहीं लिया, बल्कि झाओली के सिर पर अपना हाथ रखा और उसे धीरे से हिलाया। रो मत, मैं यहाँ हूँ, अब वापस आ गया हूँ। कमीने, अपने गंदे हाथों को छोड़ दो, मेरे झाओली को मत छुओ। मोटा आदमी एक स्टूल लेकर दौड़ा, ऐसा लग रहा था जैसे वह लिन शेन से मौत तक लड़ने के लिए तैयार था। फैटी, तुम क्या कर रहे हो? झाओली ने जल्दी से क्यूई तियानफू को रोका, उससे स्टूल छीन लिया और उसे जमीन पर फेंक दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। आमतौर पर उग्र और दबंग क्यूई तियानफू ने झाओली के सामने एक छोटे चूहे की तरह काम किया। लिन शेन लगभग देखते रह नहीं सके। वह झाओली से डरता भी था और लिन शेन के प्रति उग्रता भी दिखाना चाहता था, लेकिन झाओली की एक ही नज़र से वह अपनी दुम दबाकर पीछे हट गया। तुम दोनों, लिन शेन ने उनकी हरकतें और भाव देखे जो कुछ हद तक असामान्य लग रहे थे। झाओली अब मेरी पत्नी बन चुकी है। अब से तुम अपने शिष्टाचार का ध्यान रखना, उसे छूना मत। अगर तुमने फिर से गड़बड़ की तो मैं तुम्हें अपन कर दूंगा। क्यू तियानफू ने झाओली की कमर पर एक हाथ रखते हुए अपना स्वामित्व घोषित किया, फिर कहा, और तुम्हारी यह घटिया दुकान, जल्दी करो और किसी को संभालो। मेरी पत्नी के पास अब तुम्हारी घटिया दुकान चलाने में मदद करने का समय नहीं है। अपना मुंह बंद करो। जैसे ही झाओली ने कहा, क्यू तियानफू तुरंत डर गया और आगे बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। लिन, हमारी शादी हो गई है। हम तुम्हें आमंत्रित करना चाहते थे, लेकिन हम तुमसे संपर्क नहीं कर पाए और किसी को नहीं पता था कि तुम कहाँ हो। झाओली ने अपने गालों पर शर्म के साथ कहा।
उसने मोटे आदमी की तरफ देखा और फिर लिन शेन से कहा, लिन, आगे बढ़ो और जो तुम्हें करना है करो। मैं तुम्हारे लिए दुकान संभाल लूंगी। मुझे सारा दिन घर पर बैठना पसंद नहीं है, कुछ करने के लिए अच्छा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम दोनों सच में एक साथ हो जाओगे। बधाई हो। लिन शेन ने एक पल सोचा और फिर कहा, मैं तुम्हारी शादी में शामिल नहीं हो सका, इसलिए हम ये करेंगे। झाओ ली, मैं ये दुकान तुम्हें दे रहा हूँ। मेरे कमरे में मौजूद सामान को छोड़कर बाकी सब अब से तुम्हारा होगा। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती। झाओ ली ने तुरंत इनकार में अपना सिर हिला दिया। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर और अधिक कहानियाँ खोजें। लिन शेन ने मुस्कुराते हुए झाओ ली की बात काटते हुए कहा, हम एक साथ बड़े हुए हैं और मैंने हमेशा तुम्हें अपनी छोटी बहन माना है। जब मेरी बहन की शादी होगी तो उसे कुछ दहेज देने में क्या बुराई है। लिन, झाओ ली कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन लिन शेन ने उसे रोक दिया। भविष्य में मेरे लिए वापस आना बहुत मुश्किल होगा। यदि आप दुकान नहीं संभालेंगे तो कोई और भी नहीं संभाल पाएगा। मुझे लगता है कि यह आपके हाथों में अच्छा है, लिन शेन ने कहा। लिन, निश्चिंत रहो, जब तक मैं यहाँ हूँ दुकान हमेशा यहाँ रहेगी। झाओ ली अपनी बात जारी रखने ही वाला था कि अचानक बाहर से लोगों का एक समूह आ गया। क्यू तियानफू ने लोगों को आते देखा और उसका चेहरा तुरंत बदल गया। उसने जल्दी से लिन शेन से कहा, तुम्हें पिछले दरवाजे से निकल जाना चाहिए। लिन शेन ने बाहर देखा और क्यूई और वांग परिवारों के लोगों को आते देखा, जिनका नेतृत्व क्यूई शुहिंग और वांग तियान एर के परिचित चेहरे कर रहे थे। साथ ही क्यूई और वांग परिवारों के अन्य उल्लेखनीय सदस्य भी थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। क्यू तियानफू ने सोचा कि वे लिन शेन को परेशान करने आए हैं और झाओ ली ने लिन शेन को पीछे के दरवाजे की ओर धकेलने के लिए हाथ बढ़ाया। लेकिन लिन शेन ने कोई हरकत नहीं की और उन्हें सहज रहने का संकेत दिया। क्यू शुहिंग और वांग तियान एर, क्यू और वांग दोनों परिवारों के उच्च अधिकारियों के साथ प्रवेश द्वार पर पहुंचे और अंदर लिन शेन को देखकर वह उतना क्रूर नहीं लग रहा था जितना कि क्यू तियानफू और झाओ ली ने कल्पना की थी। अचानक क्यू शुहिंग और वांग तियान एर दरवाजे के बाहर जोर से घुटने टेक दिए और क्यू और वांग परिवारों के लोग भी उनके पीछे घुटने टेक दिए, जिससे बाहर घुटने टेकने वाले लोगों का एक बड़ा समूह बन गया। बाहर खड़े दर्शक और अंदर क्यू तियानफू और झाओ ली अचंभित रह गए, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। क्यू तियानफू और भी अधिक असमंजस में था, क्योंकि बाहर घुटनों के बल बैठे क्यू परिवार के सदस्यों में उसका अपना पिता भी था, जिससे उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। मिस्टर लिन शेन, मैं पहले गलत था। अगर आप मुझे मारना या मारना चाहते हैं तो बस बोल दीजिए। कृपया अपने हाथ गंदे मत कीजिए मिस्टर लिन शेन, मैं खुद ही इसे खत्म कर दूंगा। मैं सिर्फ 100 साल से पड़ोसी होने की खातिर ऐसा चाहता हूँ। आप हमारे परिवारों के खिलाफ कोई दुर्भावना मत रखिए। वांग तियान र ने कहा जैसे ही उसने अपने कपड़े फाड़े, अपनी छाती को उजागर किया और दोनों हाथों से अपने सिर के ऊपर एक चाकू रखा। अगर आपको अभी भी लगता है कि यह पर्याप्त नहीं है तो इसे स्वयं करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। मैं 1000 कट भी स्वीकार करूंगा। मिस्टर लिन शेन, आप जिस तरह से भी अपना गुस्सा निकालना चाहते हैं कह दीजिए, क्यू शुहिंग ने कहा। उसका चेहरा कड़वाहट से भरा हुआ था। डार्क बर्ड बेस के आम लोगों को लिन परिवार की वर्तमान स्थिति का पता नहीं था, लेकिन उन्होंने बाहर से लिन शेन के बारे में कुछ खबरें सुनी थीं। जो भी समाचार वे इकट्ठा करते थे उससे उनका रक्तचाप बढ़ जाता था और दबाव से उनकी नसें लगभग फट जाती थीं। किसने सोचा होगा कि लिन परिवार के सदस्य दयनीय स्थिति में भाग जाने के बाद इतने कम समय में इतनी प्रसिद्धि पा लेंगे। उन्होंने सुना था कि लिन शेन महान ब्रह्मांडीय कुलों का अधिकारी बन गया था, जो केवल एक शब्द से ग्रहों को नष्ट कर सकता था। जब से उन्होंने लिन शेन के ठिकाने के बारे में पूछताछ शुरू की, तब से उनकी नींद और भी अधिक खराब हो गई, यहाँ तक कि वे रात में जागते रहे। लिन शेन के साथ पहले जो कुछ उन्होंने किया था उससे सोचकर उसकी वापसी से वे हड्डियों की मज्जा तक भयभीत हो गए। यहाँ तक कि वे मानव परिवार भी जो ब्रह्मांड में एक निश्चित स्थान रखते थे, लिन शेन के नाम से ही डर जाते थे। वे वास्तव में डरे हुए थे कि लिन शेन उनके पूरे कुलों का विनाश करने के लिए वापस आ गया है। एक व्यक्ति के उत्थान से उसके आसपास के सभी लोग ऊपर उठ सकते हैं और पुरानी दुश्मनी पूरे परिवार को खत्म कर सकती है। ऐसी चीजें अक्सर होती थीं और वे खुद को भयभीत महसूस करने से नहीं रोक पाते थे। अगर उनके पास कहीं और जाने का रास्ता होता तो वे बहुत पहले ही चले गए होते। लेकिन लिन शेन के मौजूदा प्रभाव के कारण अगर वह सिर्फ उनकी जान की इच्छा भी जताता तो अनगिनत लोग उनका सिर कलम करने और लिन शेन के सामने अपना सिर पेश करने के लिए दौड़ पड़ते। तो वे कहाँ भाग सकते थे। दुकान के बाहर घुटनों के बल बैठे क्यूई और वान परिवारों के उच्च अधिकारियों को देखकर पुराने पड़ोसियों को अचानक कुछ एहसास हुआ। लिन परिवार के ये श्री लिन शेन उस लिन शेन से काफ़ी अलग लग रहे थे जिसे उन्होंने बड़ा होते देखा था। बेस छोड़ने पर लिन शेन सीधे तियानचिंग गए। हाल ही में तियानचिंग में स्थिति में बहुत सुधार हुआ था क्योंकि चांगहेन डोंगली को खत्म कर दिया गया था और वेई वुफू ने सफलतापूर्वक निर्वाण प्राप्त कर लिया था।
इससे भूमिगत स्थान की रखवाली करने में वेई परिवार के दबाव में काफ़ी राहत मिली। हालांकि किसी अज्ञात कारण से उस प्रकार के नीले मशरूम के सिर वाले निर्वाण जीव अभी भी कभी कभी भूमिगत अंतरिक्ष से निकल आते थे, और यह एक रहस्य बना हुआ था कि वे वास्तव में कहाँ से आ रहे थे। स्पष्ट रूप से रक्त सागर ऐसे निर्वाण जीवों को जन्म नहीं दे सकता। वेई परिवार कुछ समय से भूमिगत अंतरिक्ष की खोज कर रहा था, इन जीवों की उत्पत्ति का पता लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब तक उन्हें कोई नई खोज नहीं मिली थी। जब लिन शेन ने वेई परिवार को अल्ट्रा बन जनजाति द्वारा मात्र ग्रह पर आसनाक्रमण के बारे में सूचित किया तो वेई चांगकिंग और अन्य लोगों ने वह आश्चर्य नहीं दिखाया जिसकी उन्होंने अपेक्षा की थी। इस अंतरिक्ष यान की उपस्थिति से हमने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि ऐसा दिन आ सकता है। ये दिन हमारी अपेक्षा से बहुत बाद में आया है, जिससे मानवता को विकसित होने के लिए 200 से अधिक वर्ष मिल गए हैं। स्वर्ग मानव जाति के प्रति काफ़ी उदार रहा है, वेई चांगकिंग ने शांति से कहा। सर किंग, अब तक हमने जो खुफिया जानकारी एकत्र की है उसके आधार पर अल्ट्रा बन जनजाति के पास अमर प्राणी नहीं हो सकते हैं, लेकिन उनके निर्वाण प्राणियों की संख्या संभवतः हमारी संख्या से कहीं अधिक है। स्थायी समाधान के लिए हम अल्ट्रा बन जनजाति के मात्र ग्रह पर हमले का लाभ उठाने की योजना बना रहे हैं। उनके ग्रह पर जाकर टेलीपोर्टर को वापस ले लेंगे। ये भविष्य में अन्य जातियों को हमारे मात्र ग्रह पर टेलीपोर्ट करने से रोक सकता है और यह मानव निर्वाण प्राणियों के वहां फंसे रहने की समस्या को भी हल करेगा। लिन शेन ने अपनी और ओयांग यूडू की योजना सभी को बताई। आप हमसे क्या करवाना चाहते हैं? वेई चांगकिंग ने गंभीर स्वर में पूछा। जब तक हम सफल नहीं हो जाते तब तक अल्ट्रा बनिंग कोर को आक्रमण करने से रोके रखो, लिन शेन ने रुककर कहा। निश्चिंत रहें, जब तक वेई परिवार का एक भी सदस्य जीवित है अल्ट्रा बन जनजाति को शांति नहीं मिलेगी, वेई चांगकिंग ने दृढ़ता से घोषणा की। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर के साथ अपना रोमांच जारी रखें। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सर किंग, अब हताशाजनक उपाय करने का समय नहीं है। हमने अल्ट्रा बन जनजाति का अध्ययन किया है और इसे हमारे द्वारा एकत्रित की गई खुफिया जानकारी के साथ जोड़ा है। हम अनुमान लगाते हैं कि हमारे मातृग्रह पर उनका आक्रमण केवल रियल किंग ग्रह के संसाधनों के लिए नहीं है। ये बहुत संभावना है कि उनका असली लक्ष्य भूमिगत स्थान है। लिन शेन ने वेई चांगकिंग और अन्य लोगों को उनकी योजना के साथ साथ ओयांग यूडू की अटकलों के बारे में विस्तार से बताया। अगर ऐसा है तो आइए योजना के साथ आगे बढ़ें। आइए तियानचेंग के लोगों को निकालना शुरू करें। वेई चांगकिंग ने लिन शेन पर बिना शर्त भरोसा किया और योजना का पालन करते हुए तियानचेंग के लोगों को डाकबर्ड बेस में स्थानांतरित करना शुरू कर दिया। लिन शेन को सबसे पहले डाकबर्ड बेस का दौरा करने का कारण यही था। तियानचेंग अनिवार्य रूप से मुख्य युद्ध क्षेत्र बन जाएगा और तियानचेंग की कमजोर आबादी को स्थानांतरित करना आवश्यक होगा। तियानचेंग में बहुत से लोगों को रहने के लिए एक अस्थायी स्थान की आवश्यकता थी और डाकबर्ड बेस एक अच्छा विकल्प था। मनुष्य और अल्ट्रा बन जनजाति दोनों ही तैयारी कर रहे थे। महान युद्ध आसन था। 1 अप्रैल मानव इतिहास में एक बहुत ही विशेष अवकाश था, लेकिन इस युग में कोई भी इसे नहीं मनाता था। इस रात को बहुत सारे तारे थे और चांद चमक रहा था। हालांकि चांद पूरा नहीं था, लेकिन ठंडी चांदनी रात को साफ साफ रोशन कर रही थी। अचानक आसमान में अंधेरा छा गया और चांद पर अनगिनत काले बिंदु दिखाई देने लगे। ये बिंदु अधिक संख्या में और बड़े होते गए और जल्दी ही पूरे चांद को ढक लिया और रात में अंधेरा छा गया। वह क्या है? जो मनुष्य अभी तक सोए नहीं थे उन्होंने आकाश में प्रकाश की असंख्य धारियां देखीं, जैसे आकाश में रोशनी की वर्षा हो रही हो। ये है आरोही। इतने सारे आरोही क्यों हैं? किसी ने अंततः पहचान लिया कि वे क्या थे। अनगिनत आरोही आकाश में उड़ रहे थे। उनकी संख्या इतनी अधिक थी कि गिनती नहीं की जा सकती थी। वे वायुमंडल में झुंड बनाकर उड़ रहे थे और आकाश में तेजी से उड़ रहे थे। एस्केंडर्स द्वारा गठित अल्ट्रा बनिंग कोर मानव मात्र ग्रह पर टिड्डियों के एक विपत्ति की तरह उतरा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मानव मात्र ग्रह वास्तव में एक मेहमाननवाज दुनिया है। जनरल बेल ने मानव मात्र ग्रह की हवा में सांस ली और पाया कि अल्ट्रा बन जनजाति के लिए लगभग कोई भी गैस हानिकारक नहीं थी। वे अपने स्वयं के ग्रह की तुलना में यहाँ अधिक आरामदायक थे। यह एक अप्रत्याशित खुशी है। एक बार जब हम मानव मात्र ग्रह पर कब्जा कर लेंगे तो हम इसका उपयोग प्रजनन ग्रह के रूप में कर सकते हैं, ऑस्टन ने मुस्कुराते हुए कहा। जेरी ने यह भी कहा, यहाँ के मनुष्य हमारे दास बन सकते हैं और महान अल्ट्रा बन योद्धाओं की सेवा कर सकते हैं। जनरल, हमें जल्दी से जल्दी तियानचेंग को नष्ट कर देना चाहिए, कारो ने नक्शे को देखते हुए कहा, किसी भी जटिलता से बचने के लिए। तियानचेंग वेई परिवार के अलावा मानवता के मातृग्रह पर मूल रूप से कोई निर्वाण प्राणी नहीं बचा है। एक बार जब हम तियानचेंग में वेई परिवार को नष्ट कर देंगे तो मानव मातृग्रह हमारा हो जाएगा। अल्ट्रा बन जनजाति ने रियल्म किंग ग्रह पर काफ़ी मनुष्यों को पकड़ लिया था और बहुत सटीक जानकारी प्राप्त की थी, जिससे मानव मातृग्रह के बारे में उच्च स्तर की समझ प्राप्त हुई थी। जनरल बेल के नेतृत्व में अल्ट्रा बनिंग कोर स्वर्ग के देवताओं और दिव्य योद्धाओं की तरह आकाश में तियानचेंग की ओर बढ़ रहे थे। अल्ट्रा बन जनजाति। इतने सारे अल्ट्रा बन योद्धा कैसे हो सकते हैं?
आरोही, इतने सारे आरोही। अल्ट्रा बर्न जनजाति ने हमारे मानव मातृ ग्रह के लिए टेलीपोर्टर ढूंढ लिया है। अल्ट्रा बर्निंग कोर को गुजरते देखकर लोग अत्यधिक भयभीत हो गए। पृथ्वी पर मनुष्यों ने पहले कभी इतने सारे एस्केंडर्स नहीं देखे थे। जैसे ही वे कुछ मानव ठिकानों के पास से गुजरे, अल्ट्रा बर्न जनजाति के निर्वाण प्राणियों के कुछ प्रहार मानव ठिकानों पर विनाशकारी क्षति पहुंचाने के लिए पर्याप्त थे। मानवता इतनी आसानी से कुचल दी जाती है। खंडहरों के बीच पीड़ा में चीखते मनुष्यों को देखकर अल्ट्रा बर्न योद्धा दिल खोलकर हंस पड़े। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, ऐसी जगह पर समय बर्बाद मत करो, तियानचिन पर कब्जा करो, जनरल बेल ने हल्की आवाज में कहा और उनसे तियानचिन की यात्रा तेज करने का आग्रह किया। लगभग उसी समय जब अल्ट्रा बर्निंग कोर ने चंद्रमा पर टेलीपोर्ट किया, एक व्यक्ति ने भी टेलीपोर्टर का उपयोग किया और अल्ट्रा बर्निंग स्टार पर पहुंचा। टेलीपोर्टर की सुरक्षा के प्रभारी अल्ट्रा बर्न योद्धा ने उसे रोक दिया क्योंकि उसने नवागंतुक को काले रंग के कवच में देखा, जो किसी भी ज्ञात जनजाति से अलग नहीं था। पास, अल्ट्रा बर्न योद्धा ने अपना हाथ उस आदमी की ओर बढ़ाया। धमाका, लिन शेन ने एक जोरदार मुक्का मारा जिससे उसके सामने खड़ा अल्ट्रा बर्न योद्धा टुकड़े टुकड़े हो गया। इस दृश्य को देखकर टेलीपोर्टेशन स्टेशन के कर्मचारी स्तब्ध रह गए और वहां तैनात सुरक्षा अल्ट्रा बर्न वॉरियर्स तुरंत वहां पहुंचे। उनमें से कुछ आरोही भी थे। उनके जीवन आधार प्रकाश की लकीरों में बदल गए और लिन शेन की ओर टूट पड़े। लिन शेन ने अपनी मुट्ठियां घुमाईं, एक कदम, एक मुक्का, उसकी मुट्ठी की शक्ति ऊंची लहरों की तरह सीधे उन जीवन आधारों को टुकड़े टुकड़े कर दिया। अल्ट्रा बर्न एसेंडर्स की भीड़ ने एक एक करके खून थूका और भयभीत होकर उस आकृति को देखने लगे। लिन शेन उनसे उलझा नहीं। टेलीपोर्टेशन स्टेशन से बाहर निकलने के बाद वह अल्ट्रा बर्निंग कॉर्प्स के सैन्य क्षेत्र की ओर उड़ गया। वो अल्ट्रा बर्निंग स्टार के आसमान में सायरन की आवाजें उठती और घटती रहीं, जिससे कई उच्च पदस्थ सदस्य सदमे में आ गए और उन्हें समझ में नहीं आया कि आखिर हुआ क्या था। आक्रमण, कोई घुसपैठिया है। टेलीपोर्टेशन स्टेशन पर मौजूद कर्मचारी लगातार बाहर तक संदेश भेज रहे थे। अल्ट्रा बर्निंग स्टार के निवासियों को यह बात अविश्वसनीय लगी, किसी ने अल्ट्रा बर्न जनजाति के मूल ग्रह पर आक्रमण करने का साहस किया, एक ऐसी घटना जो सैकड़ों वर्षों से नहीं हुई थी। अल्ट्रा बर्निंग स्टार की एक ऐतिहासिक संरचना टॉर्च बिल्डिंग के अंदर एल्डर्स काउंसिल के सदस्य हॉल में इकट्ठे हुए थे और दीवार पर लगे प्रक्षेपणों को देख रहे थे। एक इंसान, वह एक इंसान है। सिर्फ एक इंसान ने हमारे मातृ ग्रह में घुसने की हिम्मत की और यहाँ तक कि हमारे लोगों को मार डाला। अक्षम्य, लिन शेन को तेजी से आकाश में उड़ते हुए देखकर अल्ट्रा बर्न एल्डर्स गुस्से में दहाड़ उठे। लगता है कि वह मानव अल्ट्रा बर्निंग कोर के बेस की ओर जा रहा है, जहां मानव जाति के मातृ तारे का टेलीपोर्टर स्थित है। यह एक संदेश लीक होना चाहिए। बढ़ो, कृपया मुझे जाने और उस मानव का वध करने की अनुमति दें, एक जनरल ने शांति से आगे बढ़ते हुए कहा। एक बुजुर्ग ने गुस्से से पूछा, संदेश को किसने लीक होने दिया? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि संदेश किसने लीक किया, अब उस स्थान की रखवाली करने वाले कोई निर्वाण प्राणी नहीं हैं। हमें पहले आक्रमणकारी मानव को मारना होगा, टेलीपोर्टर को सुरक्षित करना होगा, पिछले जनरल ने आगे कहा। मैं जोको, युद्ध में जाने का अनुरोध करता हूं और आक्रमणकारी मानव को मार डालना चाहता हूं। जनरल जोको, हम ये कार्य आपको सौंपते हैं। महान बुजुर्ग ने जोको के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। बिना एक और शब्द कहे जनरल जोको तुरंत मुड़े और टॉर्च बिल्डिंग से बाहर निकल गए और तोप के गोले की तरह आकाश में उड़ते हुए सैन्य अड्डे की दिशा में बढ़ गए। ये छोटा सा मानव वास्तव में अल्ट्रा बर्निंग स्टार में घुसने का साहस कर रहा है, वह मौत चाहता है, बुजुर्गों ने उपहास किया जब उन्होंने जनरल जोको को तेजी से भागते हुए देखा और अनुमान लगाया कि वह आक्रमणकारी को बीच रास्ते में ही रोक लेगा। उन्हें जोको पर पूरा भरोसा था, जो अपने विस्फोटक स्वभाव, युद्ध में भाग लेने के शौक और स्वाभाविक रूप से क्रूर स्वभाव के लिए जाना जाता था, जो अक्सर हर घेराबंदी के बाद बड़े पैमाने पर नरसंहार करता था। हाल के वर्षों में अल्ट्रा बर्न जनजाति ने शायद ही कभी जोको को युद्ध में सैनिकों का नेतृत्व करने दिया था, क्योंकि वह न केवल दूसरों के प्रति क्रूर था बल्कि अपने अधीनस्थों के प्रति भी हिंसक था। वह उन्हें पीटता था और गंभीर मामलों में उन्हें पीट पीट कर मार डालता था। इस प्रकार अल्ट्रा बर्न जनजाति के भीतर भी उसे विशेष रूप से पसंद नहीं किया जाता था। फिर भी वे जोको की दुर्जय क्षमताओं को नकार नहीं सकते थे। नवनिर्वाण पूरे करने के बाद वह अल्ट्रा बर्न जनजाति के बीच भी एक दुर्लभ दृश्य था। इसलिए चाहे वे जोको को कितना भी नापसंद करते हों, वे उसकी क्षमताओं को नकार नहीं सकते थे। लिन शेन तेज गति से आकाश में उड़ रहा था और अचानक उसके सामने एक रोशनी की लकीर दिखाई दी। जल्दी ही अल्ट्रा बर्न जनजाति से एक निर्वाण प्राणी, जो सुनहरे युद्ध के कपड़े और सुनहरे हेलमेट से सुसज्जित था, ने लिन शेन का रास्ता रोक दिया। मानव, अपना नाम छोड़ दो। मैं जोको, नामहीन को नहीं मारूंगा, उसने कहना शुरू किया, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, उसने देखा कि उसके सामने खड़ा मानव अपनी तलवार से वार कर रहा है। एड्स बाय पब फ्यूचर।
क्रोधित होकर जोको ने हमले का सामना करने के लिए अपनी विशाल कुल्हाड़ी घुमाई, लेकिन इससे पहले कि उसकी कुल्हाड़ी मानव की तलवार से टकरा पाती, उसने अचानक अपने पूरे शरीर में सुन्नता महसूस की और वह एक पल के लिए स्तब्ध हो गया। दरार। जोको का सिर सीधे स्क्रैप तलवार से अलग हो गया, जो बेल के सिर की तरह ऊपर उड़ गया, जबकि उसका शरीर नीचे गिर गया। अल्ट्रा बन जनजाति के बुजुर्गों के चेहरे अचानक बदल गए, कुछ लोग डर के मारे चिल्लाने लगे। जोको, जिसने 9 निर्वाण पूरे कर लिए थे, का एक ही मुठभेड़ में सिर काट दिया गया, जिससे सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। सभी कोर, मेरी आज्ञा सुनो। किसी भी कीमत पर घुसपैठिए को नष्ट करो, किसी भी कीमत पर। महान बुजुर्ग ने तुरंत सभी कोर को आदेश जारी किया। आदेश प्राप्त होने पर कोर के कई नेता तुरंत लिनशेन को रोकने के लिए निकल पड़े। गेल कोर, लिनशेन के सबसे निकट होने के कारण अपने कोर लीडर के साथ 4 निर्वाण प्राणियों और लगभग 1000 एस्केंडर्स के साथ लिनशेन को पहले रोक लिया। क्योंकि गेल कोर ने अपने अधिकांश निर्वाण प्राणियों को मानव जाति के मात्र तारे पर आक्रमण के लिए पुनः नियुक्त कर लिया था, इसलिए केवल ये 4 ही बचे तथा अन्य कोर अभी भी अपने रास्ते पर थे। आगे विशाल आरोही सेना को आते देख जीवन आधारों की उल्का वर्षा उस पर बरस पड़ी। लिनशेन ने अपनी स्क्रैप तलवार को घुमाया, ब्लेड क्यूई के प्रत्येक प्रहार ने जीवन आधारों को तोड़ दिया जो बारिश की बूंदों की तरह गिर रहे थे, विशुद्ध बल के साथ मूसलाधार जीवन आधार हमले के माध्यम से चार्ज कर रहे थे। जहां भी वह गुजरता, जीवन आधार टुकड़ों में फट जाते, आघात तरंगें लगातार आकाश में खुलती और मशरूम बादलों में बदल जाती। मृत्यु को आमंत्रित करते हुए गेल कोर के नेता ओगाजू ने अपनी लंबी तलवार से भयंकर वार करते हुए लिनशेन पर तलवार की भयानक चमक बरसाई। एड्स बाय पब फ्यूचर, लिनशेन ने प्रवाह के विपरीत आक्रमण किया और ओगाजू की तलवार की चमक का सामना किया। जब स्क्रैप तलवार की चमक से टकराई तो चमकीली रोशनी हवा में ही टूट गई। दानव के पंजों की तरह स्क्रैप तलवार ने ओगाजू के शरीर को 2 भागों में विभाजित कर दिया। गेल कॉप्स हैरान और क्रोधित थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि ओगाजू जैसा निर्वाण प्राणी एक भी वार को रोके बिना कैसे गिर सकता है। वास्तव में ऐसा नहीं था कि ओगाजू पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं था, लेकिन उसे चुपचाप फिंगर सैंड द्वारा मारा गया था और वह अपना शरीर हिलाने में असमर्थ था। उसे प्रतिरोध करने का मौका भी नहीं मिला और लिनशेन ने उसे 2 टुकड़ों में काट दिया। अल्ट्रा बन जनजाति के निर्वाण प्राणियों की ताकत में कोई कमी नहीं थी और उनकी क्षमताएं जबरदस्त थीं। फिर भी जब महान जातियों के निर्वाण प्राणियों से तुलना की गई तो उनका अनुभव और क्षमताएं अभी भी कम थीं। लिनशेन ने एक हाथ में स्क्रैप तलवार घुमाई, जबकि दूसरे हाथ से चुपके से फिंगर सैंड को छोड़ा। युद्ध की अराजकता में उसके दुश्मन उसके हमलों के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं थे। जैसे ही वह कोर के बीच में पहुंचा, उसकी ब्लेड क्यूई सभी दिशाओं में फैल गई। एक पल में अल्ट्रा बन जनजाति के आरोही अस्त व्यस्त हो गए, खून की फुहारों में भीग गए, कटे हुए अंग बारिश की तरह बिखर गए। हजारों आरोही और कई निर्वाण प्राणी लिनशेन के हमले का सामना नहीं कर सके। वे प्रभाव से रेत की तरह बिखर गए, एक ही वार से बिखर गए। जैसे ही लिनशेन कोर के घेरे को तोड़ने वाला था, अल्ट्रा बनिंग कोर का एक और घना समूह दूरी में दिखाई दिया। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर कहानियां खोजें। घबराओ मत गेल कोर के भाइयों, हम आपको मजबूती देने के लिए यहाँ हैं। 9 फेस्टिवल कोर के कमांडर ने चिल्लाते हुए आदेश जारी किया। एक के बाद एक जीवन आधार आकाश में ऊपर उठे और हवा में लटकी तांबे की घंटियां तीव्रता से प्रतिध्वनित होकर कंपन करने लगीं। घंटियों की कंपन के बीच प्रत्येक अल्ट्रा बन योद्धा एक लाल प्रभामंडल में लिपटा हुआ था, मानो उन पर एक उग्र आभा छा गई हो जिसने नाटकीय रूप से उनकी युद्ध क्षमता को बढ़ा दिया हो। एड्स बाय पब फ्यूचर, डोंग। लिनशेन की तलवार नीचे गिर गई, लेकिन विरोधी निर्वाण प्राणी को मारने में विफल रही। अल्ट्रा बन जनजाति के निर्वाण प्राणी ने अपने जीवन आधार कुल्हाड़ी से लाल रंग में भयावह रूप से चमकते हुए लिनशेन की पूरी ताकत वाली स्क्रैप तलवार कौशल को रोक दिया। हमने इसे रोक दिया, बुजुर्गों ने बहुत खुशी मनाई। कोई भी व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह पूरी सेना से मुकाबला नहीं कर सकता, महान बुजुर्ग ने कहा। उनकी निगाहें अत्यंत बर्फीली थीं। एक मानव ने अल्ट्रा बन जनजाति के ग्रह स्टार पर हमला करने का साहस किया। ऐसा लगा जैसे वे उन्हें विचार के लायक नहीं समझते थे। आकाश में तांबे की घंटियों वाले जीवन आधार लगातार हिल रहे थे, चौंकाने वाली ध्वनि उत्पन्न कर रहे थे, जिससे अल्ट्रा बनिंग कोर के योद्धा उन्माद में आ गए और वे निडर होकर लिनशेन की ओर बढ़ रहे थे। लिनशेन को पता था कि तांबे की घंटी जीवन आधार इन अल्ट्रा बन योद्धाओं को जबरदस्त समर्थन देती है और विशुद्ध ताकत के साथ एक सरल हमला अब संभव नहीं था। लेकिन वह जल्दी में नहीं था। उसने एक अन्य निर्वाण प्राणी के हमले को रोका, एक इशारे से विरासत के पंखे को अपने बाएं हाथ में बुलाया और फिर उसे जोर से फेंक दिया। इनहेरिटेंस फैन अचानक तितली की तरह फड़फड़ाने लगा। रहस्यमय प्रकाश पैटर्न वर्षा की बूंदों की तरह चारों ओर बिखर गया, अल्ट्रा बन योद्धाओं पर उतरा और तुरंत उनकी गति को कम कर दिया। एक निर्वाण प्राणी ने इनहेरिटेंस फैन को अपनी ओर आते देखा और वार करने के लिए अपनी तलवार उठाई, जिसका उद्देश्य इनहेरिटेंस फैन को नष्ट करना या उसे नीचे गिराना था।
लेकिन जब उसकी तलवार इनहेरिटेंस फैन पर वार करने वाली थी तो पंखा अजीब तरीके से घूम गया, उसकी तलवार से बचकर और उसके पैरों के पास से निकल गया। निर्वाण प्राणी पीड़ा में चिल्लाया, उसके पैर विरासत पंखे द्वारा अलग कर दिए गए थे। जहां भी तितली जैसा इनहेरिटेंस फैंग गुजरता, अल्ट्राबन योद्धाओं के शरीर बिखर जाते, कोई भी इसका सामना नहीं कर सकता था। लिन शेन एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में म्यान पकड़े हुए इनहेरिटेंस फैन द्वारा खोले गए रास्ते से भागा। अपने ब्लेड के एक झटके से उसने वापस आ रहे इनहेरिटेंस फैन को पकड़ लिया और फिर उसे बाहर फेंक दिया। एक आदमी और एक प्रशंसक दो तलवारों के साथ दो कोर के घेरे के माध्यम से बलपूर्वक एक खूनी रास्ता बनाते हुए अभी भी लगातार आगे बढ़ रहे थे। इनहेरिटेंस फैन के कौशल से कमजोर होने के बाद तांबे की घंटियों से मिलने वाला बढ़ावा भी लगभग निरर्थक था और अभी भी कोई भी लिन शेन के स्क्रैप तलवार कौशल को रोक नहीं सका। लिन शेन, वह सेलेस्टियल रेस से वह मानव लिन शेन है। इनहेरिटेंस फैन की उपस्थिति के साथ किसी ने तुरंत लिन शेन की पहचान ली।